अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखती आंखों सुनते कानों को समीना का सलाम। खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको पता है, खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज़ एंटरटेनमेंट में देखते हैं। हमेशा की तरह कहते हैं कि मिलाइए अपनी आवाज़ हमारी आवाज़ के साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज़ बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है इस चैनल का, यही मकसद है इस प्रोग्राम का। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की आवाज़ें दूर-दूर तक जा भी रही है। इस प्रोग्राम में आने से पहले हमेशा की तरह कहते हैं कि लफ्ज़ों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए। ऐसे लफ्ज़ बोलिए जिससे किसी की दिल आज़ारी ना हो, उसका खास ख्याल रखिए, ज़्यादा बेहतर होगा। अपने टॉपिक पे रहिए, अपनी बात पे रहिए, तो ज़्यादा बेहतर होगा। पाकिस्तान की सियासत में आपने देखा है कि आजकल क्या सियासत में हो रहा है। बिलावल का कहना है कि नवाज़ शरीफ जो है इंतकाम की सियासत करेंगे। अगर वो इक़्तिदार में आ गए, इक़्तिदार में पहुँच गए, तो समझ लें कि वो अगर आ गए और लोगों ने सिलेक्ट कर लिया, सबसे बिलावल का तो ये कहना है कि क्या अवाम इनको एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी? अगर इन केस अवाम इनको चुन लेती है, किसी तरह भी ये आ जाते हैं इक़्तिदार के अंदर, तो वो इंतकाम की सियासत करेंगे, तो इमरान खान को और पीटीआई को कभी नहीं छोड़ेंगे और ये सियासत हम चलने नहीं देंगे। तो इनका इतना बड़ा दावा ये है कि ये सियासत हम चलने नहीं देंगे, तो अंदाजा लगाएगा अगर आ भी जाते हैं, तो अब क्या देखते हैं आप, क्या ये पीपल्स पार्टी की है ना कहते हैं सियासी बयान है, या हकीकत में बिलावल जो बातें कह रहे हैं तो वो करके दिखाएंगे। और आपने देखा कि पाकिस्तान की महंगाई तो कितनी उरूज पे है, बिजली इतनी महंगी हो चुकी है, और कोई भी मंशूर ये दे नहीं रहे। इलेक्शन की तैयारियां जोरों शोर से शुरू हो चुकी है पाकिस्तान में, वो गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। आज मैं शो देख रही थी, तो वो रोड शो कर रहा था चैनल में, वसीम बदामी साहब रोड शो कर रहे थे, पंजाब के साइड पे गए हुए थे, लाहौर गए हुए थे। ऑडियंस से बहुत सारे लोगों से सवाल कर रहे थे, जहां से नवाज शरीफ जिन हल्के से खड़े हो रहे हैं, एनए से खड़े हो रहे हैं, तो उन हल्कों में जाके उन्होंने ऑडियंस से सवाल किया कि भाई वोट किसको देंगे। तो पता चला कि उन्होंने कहा कि जी हम तो बल्ले को देंगे, पीटीआई को देंगे। उन्होंने कहा बल्ले का निशान तो है नहीं, तो फिर किसको देंगे? तो उन्होंने कहा जी जो भी निशान मिलेगा। कहा कि कौन सा निशान है? उस जगह पे जहाँ पे नवाज शरीफ खड़े हो रहे हैं, वो आपको भी पता है, वहां पे यास्मीन राशिद खड़ी हो रही हैं, जो डॉक्टर यास्मीन राशिद है। तो यास्मीन राशिद क्या जेल से बैठ के इलेक्शन लड़ेंगी? ये भी मेरा सवाल है। मैं इसलिए आप लोगों को ये सवाल दे रही हूँ अपने इंट्रो के अंदर, ताकि आप लोग आए और उसके जवाब दें मुझे आकर। तो आप बताएं कि बहुत सारे लोगों से पूछा गया कि जी निशान कौन सा होगा, तो उन्होंने कहा अभी पता नहीं है। तो उन्होंने कहा जो भी निशान होगा हम उस पे देंगे, हम पीटीआई को देंगे। काफी लोगों से पूछा गया, उन्होंने पीटीआई का ही नाम लिया। कुछ चंद लोगों ने नवाज शरीफ का भी नाम लिया कि हम मुस्लिम नून लीग को देंगे। तो आपको क्या लगता है कि आजाद उम्मीदवार वो के लिए क्या मुश्किल नहीं होगी? जो पीटीआई को लोग कह रहे हैं कि जी हाँ पीटीआई को हम वोट देंगे, आजाद उम्मीदवार को वोट देंगे, तो आजाद उम्मीदवार इस वक्त कहाँ खड़ा है? इस वक्त क्या किस पोजीशन में होगा, इसमें हम बात करेंगे। मेरे साथ है ना महमूद साहब भी मौजूद है कॉल पे, और महमूद साहब भी मौजूद है, और चौधरी साहब भी मौजूद है। तो मैं अब चौधरी साहब से ही पूछती हूँ कि आप देखें, चौधरी साहब आप पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान में आपने देखा कि सर्वे हो रहा है, तो ज्यादातर लोगों की आवाज है कि जी आजाद उम्मीदवार जो खड़े हो रहे हैं हम उनको वोट देंगे। और किस किस्म के निशानात आपके सामने दिए जा रहे हैं लोगों को, कि सोच के भी हंसी आ रही है कि ये क्या निशान है। छोटे छोटे निशानात लोगों को दे दिए गए हैं, किसी को कुछ निशान दिया है, किसी को कुछ दिया है। तो अंदाजा लगाएं कि क्या कंफ्यूज नहीं होगी आवाम? तो आवाम किस तरह डिसाइड करेगी कि ये आजाद उम्मीदवार जो खड़ा हुआ है, और आजाद उम्मीदवार जो खड़ा हो रहा है और जीतने के बाद, तो क्या वो पीटीआई का वफादार रहेगा, या पीटीआई पार्टी छोड़ के किसी और के साथ चला जाएगा, ज्वाइंट हो जाएगा किसी और पार्टी के साथ? तो इस पे हम बात करेंगे। और बिलावल जो है काफी कोशिश में लगे हैं कि पीटीआई के जितने भी कारकुन हैं वो अपने साथ उनको मिला लें, और वो जीत जाएं तो वो अपनी पार्टी में शामिल कर लें। तो क्या बिलावल उनको अपने साथ पार्टी में शामिल करने के लिए कामयाब होंगे या नहीं होंगे, इन सब पे बात करेंगे हम। तो चलते हैं चौधरी जाफरी साहब की तरफ मैं पहले जाऊंगी, इसलिए कि बहुत दिनों से आए नहीं, तो थोड़ा अर्ली मॉर्निंग वो आए हैं, तो जरा उनसे बात की जाए कि वो पाकिस्तान में इलेक्शन में क्या दे रहे हैं, जो कैंपिंग चल रही है। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जाफरी साहब, क्या हाल है आपके? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, सबको सलाम वालेकुम, जितने भी सुनने और देखने वाले हैं। जी। समीना जी, हक की बात अगर करें ना, तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी जो है, जी। इसके पहले भी थी, अब भी है, जैसे भी हालात है ना, इतने उससे हालात के देखो आने बावजूद भी वाले आप सोचे कि आज मैं शो देख रही थी, जितनी भी पब्लिक थी रोडों के ऊपर, उनसे पूछा जा रहा था, तो वो मुस्तकिल सबके मुंह पे ये था कि जी इमरान खान। ये नई जो यंग लड़के थे उनसे पूछा गया कि भाई आपके हलके में कौन खड़ा हो रहा है, आप किसको वोट देंगे, तो कहा इमरान खान। तो ये पूरी दुनिया में ये आवाजें जा रही हैं, तो फिर नवाज शरीफ के कानों में भी ये चीजें जा रही होंगी, उनकी पार्टी के कानों में भी ये आवाजें जा रही होंगी। और जो बिलावल साहब है वो तो इमरान खान का ही साथ दे रहे हैं, उनकी पार्टी का साथ दे रहे हैं। तो बिलावल को भी अंदाजा हो चुका है, वो भी इमरान सियासी बयान जो दे रहा है, या सियासी दे रहा है या हकीकत
ही बयान दे रहा है, वो तो मुस्लिम नून लीग के बिल्कुल खिलाफ बयान दे रहा है। तो आपने भी देखा जाफरी साहब, आप तो वहीं पर हैं, आपने कहा कि पॉपुलैरिटी तो है इमरान खान की, वो बड़ी पार्टी बड़ी जमात है, मगर आप देखें कि उसको उस पार्टी को एक तरह से बिल्कुल ही खत्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है और लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। मगर उस पार्टी में रह के इमरान खान ने 3.5 साल में अपने कारकुनों को, अपनी आवाम को ये तक तो सिखा दिया कि किस तरह तशद्दुद बर्दाश्त करना है, किस तरह जुल्म बर्दाश्त करना है। तो उनकी पार्टी के लोग बड़ा जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, बल्कि अपनी जो कैंपिंग चला रहे हैं वो बंद कमरों में और अपने घरों में बैठ के चला रहे हैं। ये भी आप सुनने में आया, कहाँ तक सच है कहाँ तक झूठ है, ये जरा बताएं आप जी। जो सिखा दिया ना, सिखाया बहुत गलत तरीके से है। जी। उनको मैसेज जो दिया ना अपनी आवाम को, जी। वो गलत दिया है, उससे गलती हुई है। अब सब पीटीआई वाले भी मानते हैं, अभी सबका पॉइंट महमूद भाई है या जितने भी सुनने वाले हैं, पाकिस्तान में भी काफी लोग जो मानते हैं उसकी पार्टी के, पीटीआई के, जी। कि इमरान खान से बहुत गलतियां हुई हैं, बहुत हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ी गलती मेरे लिए अपना जिन के मुताबिक जो 9/11 है ना, अपना 9/11 कहाँ से आ गया जाफरी साहब? 9 मई का क्या वाकया? ये ना होता तो यकीन करें इमरान खान को कोई भी पीछे नहीं हटा सकता था। ये मैं भी कह रहा हूँ, आपको पता है कितने साल हो गए, 6-7 साल हो गए मैं मुखालफत कर रहा हूँ इसकी। जी। किस लिए? आज ही आपका बयान चेंज लग रहा है, आज ही आपका सॉफ्टवेयर चेंज हो गया, वरना तो आप तो हमेशा इमरान खान के खिलाफ ही बात करते थे। सिर्फ इसलिए कि इसने ये बड़ी बहुत ज्यादा गलती की है जो फौज के साथ शुरू हो गया ना। फौज ना हो या फौज के खिलाफ क्या चाहता है? ये बात तो आपने बिल्कुल सही की कि वाकई ये बहुत बड़ी गलती की है कि फौज के खिलाफ जो बातें शुरू कर दी, बहुत बड़ी गलती है, इमरान खान की बड़ी मिस्टेक है, जबकि लाने वाले तो वो ही थे। अब ये है कि जितने भी उसके कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं ना, वो सारे मुलव्वस थे। उस किसी ने आके बयान जिसने दिया कि इमरान ने गलत किया उसको पीछे हटा दिया, उसको इलेक्शन लड़ने की भी इजाजत है। अब इलेक्शन का अगर ऐलान हो गया ना तो ये जलसे करेंगे तो वो पकड़ेंगे। वो लोग जो आम भी लोग हैं जो पीटीआई में जो करते रहे हंगामे में मुलव्वस थे, उनको ये पकड़ेंगे। ये बड़े जितने भी इनके कैंडिडेट है जिनको टिकटें मिली है वो भी पकड़ेंगे। ये इलेक्शन असल में मजा नहीं है, ये कभी होता सही, ये इससे ये गलती ना होती 9 मई वाली तो इतना मजा आना था अपना इलेक्शन का, फिर नवाज शरीफ ने आना भी नहीं था। ये भी मैं आपको बता दूं। अब उसका मुकाबला सिर्फ बिलावल करना चाहिए, बिलावल को, और बिलावल की हमायत करनी चाहिए, सपोर्ट करनी चाहिए जितने भी पीटीआई वाले, क्योंकि इमरान खान तो पत्ता बिल्कुल कट गया। सिर्फ पाकिस्तान का गद्दार ही अपने मुल्क से दुश्मनी कर सकता है। उसका मजहब जो भी हो करता बिल्कुल करता, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर हमला ना करता। ये उसने जो किया, आप कहते हैं प्रूफ सारी दुनिया को पता है। अब मानते हैं ये तो 9 मई वाला बहुत बड़ा जो इससे ये गलती हुई है, ये कभी माफ नहीं हो सकती। अभी या चाहिए नहीं, अगर आप देखिए कह रहे हैं, चले आपकी बात एक तरह से मान भी लेते हैं कि आपने कहा उससे गलती हुई, चले गलती हो गई, अगर इमरान खान आके माफी मांग ले, पब्लिक के सामने आए कि हाँ जी मुझसे आपसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो, तो माफ कर देना चाहिए, इतनी बड़ी गलती नहीं है, तो माफ कर सकते हैं, माफी मिल सकती है, नहीं मिल सकती। आए आए देखो कितने महीने हो गए हैं, उसको चाहिए था। अभी देखते हैं, लोगों की राय पूछेंगे कि इमरान खान को माफी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए 9 मई के वाकये में। जी। पाकिस्तान के साथ मुखलस है ना, मोहब्बत करता है, प्यार करता है, अवाम से करता है, अवाम की खातिर आता और कहता कि भाई सॉरी मैंने नहीं किया। अगर कोई शर पसंद उस मेरे जलसे जुलूसों में घुस गए थे तो मैं इसको कंडम करता हूँ, मैं उनसे नफरत करता हूँ। मेरी पार्टी में बिल्कुल ऐसा आदमी नहीं होना चाहिए। तो सारी दुनिया कुछ ना कुछ उसका और भी एहसास होता लोगों को कि भाई ये माफी मांग रहा है या गलती तस्लीम कर रहा है, फिर भी लेकिन उसने तो आकड़ है उसमें, वो चीज गलत है। वो ना हो, अब आप खुद अंदाजा लगा ले कि एक दफा भी उसने ये बयान दिया, सिर्फ ये वो मेरे आदमी नहीं थे, फंस गया तो वो तेरे आदमी नहीं थे, जो मर गए वो तेरे आदमी थे। ये तो गलत है। थैंक यू। चले जी जी, क्या कहेंगे साजिद भाई आप इस सिलसिले में? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सिस्टर, तमाम सुनने देखने वालों को मेरा सलाम जी। लोग पता नहीं खामा खाई में आके टाइम जाया करते हैं। 9 मई 9 मई 9 मई 9 मई को ये कर दिया इमरान खान ने।
आज भी आप देख लेंगे सारी अदालतों ने उसको जमानतें जो थी 8-9 जगह से उसकी रिलीज कर दी गई हैं। जी जो मोहम्मद बशीर एडवोकेट हैं, उन्होंने 1 महीने के लिए जो है 9 मई की जो अदालत सजनी थी वो 1 महीने के लिए पोस्टपोन कर दी है। इलेक्शन के बाद होगा सब फैसला। इतना बड़ा अगर वो दहशतगर्द था तो भाई एज सून एज पॉसिबल उसको सजाए मौत की हुक्म दे देना चाहिए था। जी मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर लोग आके खामाखाई में कि वो ये है और वो है, उसको माफी मांगनी चाहिए, उसको ये करना चाहिए। अभी आप ये देखिए जी कि दूसरे 9 मई की भी एक तैयारी हो रही है कि शायद 8 फरवरी को भी कोई 9 मई जैसा वाकया कर दें आपके मुस्लिम लीग नून वाले। क्योंकि इलेक्शन में तो जो इनका हाल होने वाला है वो दुनिया को मालूम है। कि राना सनाउल्लाह से मैं शुरू करता हूँ कि फैसलाबाद में जो निसार भट्ट उनके मुकाबले में खड़े हुए हैं, उनके पहले पेपर जो थे वो मंसूख कर दिए गए थे। फिर उसके बाद उनके पेपर मंजूर हो गए और उन्होंने अपने जितने भी हिमायती हैं उनसे अपना फोन नंबर दिया और उनसे कहा है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को आती है जलसा जुलूस करने में तो ये मेरा फोन नंबर है, आप मुझसे रब्ता करिएगा। क्योंकि राना सना अब आप क्योंकि अगर आप इनको उठा के देखें अपना बिलावल साहब की तकरीरों को तो वो क्या कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून ने पीटीआई के लोगों को जबरदस्ती यरगमाल बनाया हुआ है और उन पर तशद्दुद किया जा रहा है और उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। क्योंकि अवाम के दिल में एक नफरत बैठ चुकी है जो मुस्लिम लीग नून के लिए है कि मुस्लिम लीग नून से नफरत हो गई है इस अवाम को। वही अब बयानिया जो है बिलावल भुट्टो साहब ने शुरू कर दिया है। क्योंकि हमने तो आपसे पहले भी ये बात बोली कि इमरान खान की जो मकबूलियत है वो इमरान खान की मकबूलियत जो है वो नवाज शरीफ की नफरत के मुकाबले में मकबूलियत है। वरना इमरान खान की मकबूलियत कुछ नहीं होती। अगर वो 14 महीने और हुकूमत कर लेते तो उनकी जो थी समझने के नाम निशान। बात आपने सही कही कि ये नवाज शरीफ की नफरत ने इमरान खान की मकबूलियत को और ऊपर पहुंचा दिया। वरना अगर पूरे टाइम पीरियड पूरा करने देते तो इमरान खान डाउन हो जाते खुद ब खुद ही। इमरान खान की इतनी मकबूलियत नहीं होती जिस तरह इमरान खान को इन्हीं लोगों ने इमरान खान को और ज्यादा मकबूल कर दिया। जहाँ पे लोग साइफर की बात करते हैं, कल आजम खान का आप देख लीजिए उन्होंने दोबारा बयान दिया है और वो बयान क्या है, बिल्कुल ऑपोजिट बयान है जो उनका पिछला बयान था। कि उन्होंने कहा है कि इससे कोई मुल्क को खतरा नहीं था, कोई कुछ नहीं था। लोग साइफर भी आके इस प्रोग्राम में बहुत करते हैं तो कोई साइफर पे भी बात नहीं कर रहा। ये आप ये देख लिया, आप इससे अंदाजा लगा लीजिए जो मैं बातें कर रहा हूँ। इसी प्रोग्राम में मुस्लिम लीग नून वाले कहाँ गायब हो गए सब। 2-3 दिन से तो उन्होंने आना ही छोड़ दिया इस प्रोग्राम में कि उनको भी हशर पता है कि इस इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून का हशर होना क्या है। क्योंकि समीना बहन जो बात इमरान खान ने एक अवाम के दिल के अंदर डालती है जो चले मुस्लिम नून लीग के साथ आपने कहा कि क्या होना है इसलिए सबने आना बंद कर दिया। तो अब ये बता दें कि ये जो पीटीआई है इसका क्या होना है, इसका क्या मुस्तकबिल है इलेक्शन के अंदर। आजाद उम्मीदवार जो खड़े हो रहे हैं जगह जगह से और किस तरह के निशानात दिए गए हैं, तो अवाम को तो कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है ना। मैं आपको ये चले देखिए, मैं वो बात नहीं कहूंगा। फिर लोग आगे कहते हैं कि साजिद की कौन सी बात पूरी हो गई। मुझे तो जो मेरी अपनी सोच है, अपना दिमाग है, वो ये कह रहा है कि हो सकता है कि इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब भी बाहर हो। समझिए आप कि जो ये तो ऐसा पॉसिबल नजर नहीं आ रहा कि इलेक्शन से पहले इमरान खान को बाहर लाया जाए। कर रहे हैं नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ। अब वही बात है कि ये कहानी, ये सिरा तो मेरे पास नहीं है इस वक्त इमरान खान को बाहर लाया जाएगा। चले आप सुन तो लेना। अब मैं आपको इसका प्रूफ दे देता हूँ ना, मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ। मैं वो थोड़ी के 6 पाकिस्तान में सुबह के 6 समीना जी ये भी टाइम जाया करते हैं, दूसरे तो कह रहे हैं कि दूसरे टाइम जाया करते हैं, ये भी टाइम जाया करते हैं। ये कब से ख्याली पुलाव पका रहे हैं, अभी तक किसी ने खाया नहीं। वो पता नहीं उन्होंने अब सुनने से ख्याली पुलाव छोड़। समीना बहन आप अभी तो समीना बहन मैं तो बात करता हूँ प्रूफ के साथ ना, कि कहने का मेरा ये मतलब है कि जो बात मैं कह रहा हूँ, आप बात सुने, बहुत अक्लमंद है, बहुत अक्लमंद है, लेकिन अभी तक आपका ख्याली पुलाव खत्म नहीं हुआ। एंड कर दिया आप लोग हैं। अभी मैंने बात किया कि उसको माफी मांगनी, उसको माफी नहीं मांगनी चाहिए, उसको ये नहीं करना चाहिए। भाई सारी पार्टी तो फना हो गई है उसकी, और किसने की है, उसने खुद अपने पाँव के, क्योंकि किसी की मानी नहीं। आप जैसे लोग उसको सपोर्ट करते रहे इसलिए तो वो नाकाम हुआ। अगर आप उसको मशवरा देते हैं कि ये काम अच्छा नहीं। मेरे साथ वो भी है, सैयद साहब भी है। सैयद साहब बड़े खामोशी से, इनको हेलो तो कर लूंगा महमूद भाई को। बस मैं आखिरी एक बात अपनी बात कह के बात कंप्लीट कर दूं। मैं अपनी बात कह के बात कंप्लीट कर दूं कि जो मैं बात कह रहा हूँ प्रूफ के साथ कह रहा हूँ कि ब्लूमबर्ग की आप रिपोर्ट देख लें,
गार्डियन की आप रिपोर्ट देख लें, क्योंकि लोग तो सुबह 6 बजे बिस्तर से उठ के मुंह हाथ भी नहीं धोते, इस प्रोग्राम में आके लेटे लेटे प्रोग्राम में आ जाते हैं, कुछ पता ही नहीं होता पाकिस्तान में सुबह के 6 बज रहे हैं, ना मुंह धोया ना चाय पी, कुछ भी नहीं किया। सारा दिन दिमाग खराब करके उनके जी जहाज भी खड़े हैं, वो भी पूरे हो गए हैं, जहाज भी खड़े हुए हैं, वो तो लंदन से नहीं आएगा, वो तो ये होगा, पता नहीं कितने दावे कर करके तो थक गए। तो हम भी यहाँ दुआ हुआ करेंगे, वही चिल्ला काटेंगे कि साजिद साहब की कोई एक बात तो सच साबित हो जाए। बात कंप्लीट कर लो फिर आप बोलिएगा। चौधरी साहब कह रहे हैं कि एक चिल्ला काटेंगे कि साजिद भाई की कोई बात सच हो जाए, और साजिद भाई ने तो इतनी बड़ी बात आके मेंशन की है कि इलेक्शन से पहले इमरान खान बाहर आ जाएंगे। हो सकता है, मैंने कहा मैं उसकी वजह आपको बता रहा हूँ ना कि ये तो तीन रिपोर्टर जो यानी इंटरनेशनल लोगों ने ये आर्टिकल लिखे हैं, अगर आप बोले मैं आपको प्रूफ भी भेज दूं कि इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है, नवाज शरीफ को एस्टेब्लिशमेंट लेके आ रही है, एस्टेब्लिशमेंट का साथ है, मगर पाकिस्तान की सबसे तारीखी यानी इस पाकिस्तान में इस वक्त सबसे मकबूल जमात जो है वो पीटीआई है, और ये इलेक्शन विदाउट पीटीआई फेयर इलेक्शन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये आपकी गार्डियन की रिपोर्ट है, ये आपकी न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, ये आपकी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, अब आप ले लें, किसी को ले सकती है। तो जी सैयद साहब क्या कहेंगे? इन रिपोर्टों पे यकीन करें, अपना दिमाग यूज ना करें। अरे अपना साजिद भाई मुझे एक बात बताएं, मेरे जो फोन है, मेरे फोन पे व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस पे उर्दू में कुछ लिखा हुआ, जरा मुझे बताएंगे साजिद? जी सर बता रहा हूँ जी, जरा जोर से सुनाइए सबके लिए। अरे आप तो बता दें क्या बोलना चाह रहे हैं, अब उनको एक मिनट वो पढ़ेगा, मेरा जवाब मिल जाएगा, जरा पढ़िए जरा साजिद जी। नहीं सैयद भाई आपका स्टेटस नहीं आ रहा मेरे पास। चले समीना जी आपके पास तो मेरा स्टेटस है, जरा पढ़ के सुना दीजिए प्लीज। अरे भाई आप खुद सुना दीजिए जो लिखा हुआ है, अभी आपको बोलने के लिए मौका दिया जा रहा है। चौधरी साहब मेरे पास लाइनें लगी हैं। स्टेटस है ही नहीं। जी बोले, जल्दी बोले। महमूद भाई आपका बोलना चाहेंगे, ये अपना देख रहे हैं फिर पढ़ेंगे ये? जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सुना रहे हैं मुसैयद साहब, सुना रहे हैं। 1 मिनट महमूद भाई। एक मेरे फोन के स्टेटस पे लिखा हुआ है, जिस दिन हम ये जान लेंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, उस दिन दुनिया की सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी, क्योंकि हर इंसान का अपना नजरिया है। ठीक है, एक बात तो ये। दूसरी बात यह है कि इस दफा जो बड़ा प्यारा लॉक लगाया गया है कि जितने आजाद उम्मीदवार हैं उन्होंने एक डिक्लेरेशन फॉर्म साइन किया है, और उसके साइन में ये लिखा हुआ है कि अगर आप जीतते हैं तो आप सिर्फ पीटीआई के ही उसमें रहेंगे, अम्ब्रेला के नीचे, आप किसी दूसरी सियासी जमात को नहीं ज्वाइन करें। तो ये तो एक फंदा डाल दिया। अब लोग ये समझ रहे थे कि आजाद उम्मीदवार को भी वो तोड़ेंगे, उनसे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराएंगे, तो ये खौफ तो चकनाचूर हो गए। तो अब मुझे बताइए कि अगर आजाद उम्मीदवारों के 800 उम्मीदवार है या 850, ठीक है, अगर फर्ज करें आप ये कह रहे हैं कि उनसे फॉर्म साइन करवा लिया गया, फर्ज करें जब आजाद उम्मीदवार अगर जीत जाता है जिस हल्के से, और वो अगर दूसरी पार्टी में एडजस्टमेंट हो जाती है, इसको बोला जाए बड़ी बड़ी ताकतें उसको इधर से उधर भेजने के तैयार हो जाएं कि इस पार्टी में जाओ, इस पार्टी में जाओ, तो फिर वो क्या करेगा? मुझे ये बता दें, क्या करेगा? छोड़ने में मजबूर होगा। जिस तरह पीटीआई से उनके कारकुनों को छुड़वाया गया, उनके कारकुनों से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और छोड़ दिया, और उनका सॉफ्टवेयर चेंज हो गया। तो अगर आजाद उम्मीदवार अगर लड़ने के बाद जीतता है और जीतने के बाद बड़ी बड़ी कुव्वतें और बड़ी बड़ी ताकतें उनको किसी और पार्टी में जाने का कहती हैं, एडजस्टमेंट कराने का कहती हैं, तो फिर क्या करेगा इमरान खान की पार्टी के लोग? ये सवाल है मेरा तमाम देखने वालों सुनने वालों के लिए। आके अगर कोई भी आंसर दे आके जी। वो उसी पार्टी में चला जाएगा। क्या ये लोग जो है ख्वाबों की दुनिया में रह रहे हैं जी। इनका जो भी बंदा आ रहा है वो बातें ऐसी कर रहा है जैसे अभी ख्वाब देख रहा है भाई। अभी मैंने सैयद साहब से सवाल किया था, पूछने थे, इनका जवाब ले लूं, फिर इसके बाद आपकी तरफ आती हूँ, महमूद भाई से भी लूं, करती हूँ क्या बात कहेंगे वो भी। आपको याद है कि जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ था तो कुछ लोग जो है वो विड्रॉ हो गए थे पीटीआई की तरफ से, आपको याद है ना? जो याद है आपको ये याद है? जी। तो ये मुझे बताइए उनका क्या हाल हुआ था? किसी पार्टी में वो ज्वाइन नहीं कर पाए थे। ये तो वो सिचुएशन के हिसाब से चला जा रहा है, क्योंकि जब पीटीआई के सारे निशाना जीत जाएंगे, जैसे आपके
ठीक है। एक वकील जो इमरान खान के लिए खड़ा हुआ है इस्लामाबाद से, उसका है बाख्ता, ठीक है। ये सारे निशान जब जीत जाएंगे ये एक मुट्ठी बन जाएंगे, और ये मुट्ठी जो है ना, ये मुट्ठी पंच होता है। अब आप ये देखें क्या है ना, जब वहाँ पे पंजाब उस हल्के से जहाँ पे नवाज शरीफ खड़ा हो रहा है, वहाँ पे खड़ी हो रही है यास्मीन राशिद साहिबा, उनसे पूछे गया कि निशान क्या है जी। ये मुट्ठी बना के मुक्का चौक पे अल्ताफ हुसैन के साथ मुक्का लगाएंगे वहाँ। अब दूसरी बात सुन लीजिए, अभी कल की बात है, चौधरी साहब का हजमा कमजोर है, खुद कह रहे थे कि लंदन वाले पीटीआई वाले से मिलने वाले, अब हम मुक्के लड़ रहे हैं। अब अपनी एक बात पे कायम तो लीजिए, अब बार बार क्यों स्टेटमेंट चेंज करते हैं? भाई बातचीत चल रही है भाई, अभी भी चल रही है, अभी भी चल रही है, और आज भी उनकी मीटिंग हुई है। खाना खाते हैं ना, जो खाना खाते हैं उसको चेक कराए कि उसके अंदर डेली आप चेंज हो रहे हैं, ऐसा ना एक दिन आप चेंज ही हो जाए बिल्कुल। चौधरी साहब चेंज नहीं होने वाले। जी जनाब, जी बोलिए महमूद भाई, क्या कहेंगे आप? इनकी बात से एग्री करेंगे सही साहब की? ये तो यही कहूंगा, ये आज आ गए हैं हमारे जाफरी साहब, आप रजाई से मुंह निकाल के पता नहीं कितने दिनों के बाद, और आप याद किया जाफरी साहब को, हम तो खुशी की बात है जाफरी साहब आ गए आज। कल याद कर रहे थे, आज आप आ गए। वो तो आपको तो पता नहीं किस किस बातों की खुशियां चढ़ी हुई हैं, आप तो पता नहीं किस बात पे कहाँ की बातें कहाँ मिला देते हैं, बात कहीं। अभी तो मौका ही नहीं दिया हमको, बोलने का मौका दूंगी, अभी तो आप लोगों से बात करिए, हम तो कुछ बोला ही नहीं बेचारों ने। चौधरी साहब ने एक लफ्ज अभी बयान नहीं दिया, अभी देंगे पूरा तजिया, सारे सवालों के जवाब देंगे वो अभी। अब एक मिनट नहीं लगा, बोलने का मौका मिला नहीं तो अल्ताफ हुसैन की बात आपने उसमें घुसा दी। यार आप ऐसा करें, आपका वो मुक्का बना रहे थे, उन्होंने पूरा मुक्का बना दिया, इसलिए जो मुक्का बना रखा हुआ है ना पाकिस्तान में कराची के अंदर मुक्का चौक पे, तो उन्होंने कहा मुक्का चौक पे वही लग जाएगा इनका मुक्का। आप अल्ताफ हुसैन के नमक हलाल हैं, आपने नमक खाया है, उसका हर वक्त बात सुनिए, खुदा के लिए अपना कभी लीडर तो काम का चुन लीजिए। वो बंदा जिसको आर्टिकल 6 लगा हुआ है, जिसको कहते हैं मरे हुए को लटका दें, जिसकी कुछ नहीं है, जिसकी कारकर्दगी में, अब वो और हमारी वही है, मुल्क से मुखलिस था, मुल्क के लिए बहुत कुछ किया, हम उसी को मानते लीडर। बस आप वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट खोले कि मैंने अल्ताफ हुसैन की खिदमत, उसकी मोहब्बत में यहाँ बच्चों को सिखाना है। ये मोहब्बत आप लोग कर रहे हैं, मीटिंगें आप लोग कर रहे हैं, आपके हक में ध्यान दे रहे हैं अल्ताफ हुसैन, और गाना मेरे ऊपर गा रहे हैं यार। ये तो पक्कल बन के हलवा खा रहे हैं आप। ये महमूद साहब, आप लोग जो है पक्कल बन के हलवा खाना इसी को कहते हैं। तो भाई वहाँ अल्ताफ हुसैन से बयान दिलवा रहे हैं आप लोग, और उसके बाद जो है नाम लेते हैं चौधरी साहब का। अरे दिन रात बैठे में अल्ताफ हुसैन के साथ के हमारे लिए कुछ करो, हमारी खवातीन के लिए बात करो, इमरान खान के लिए बात करो, वो साहब जो है लगे हुए आपके लिए, आपकी दोस्ती में। अल्ताफ हुसैन को बीच में कहाँ से ले आए भाई? बात तो हो रही है पाकिस्तान की, आप ला रहे हैं, आप लोगों का देखिए, जो अल्ताफ हुसैन पे देखिए, दो पार्टी इस वक्त ऐसी है जिन पे रियासत मुखालिफ केसेस हैं। सारी गलत खबरें सुना के आप निकल जाते हैं। अच्छा सुनिए, अब बात सीरियस हो रही है, जरा सीरियस बात करने दें, ये आपके बस की बात नहीं है, ये जरा ऊंचे लेवल की बात है। जो सवाल है आज का, बस की उनकी है ना, जो जिनकी एक बात भी आज तक साबित नहीं हुई। मरियम नवाज, जो बात हमने पूछनी है जाफरी साहब से कि मरियम नवाज और उसके अब्बू निकले हुए हैं, आप ये बता दें कि आप उन दोनों में से किसको वोट देंगे? जाफरी साहब से तो मैंने ये पूछना है। मरियम को वोट देंगे तो उसकी क्या वजह है? अगर मरियम को वोट देना है तो उसकी वजह मुझे बता दें कि उसको आप वोट क्यों देंगे। वो आपकी हो सकता है नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हो, आप उसको क्यों प्राइम मिनिस्टर देखना चाहेंगे? जरा ये तो बताएं मुझे, आज आपके अंदर का तो पता चले कि आपके अंदर क्या घुसा हुआ है। आप बताएंगे, मरियम को अगर वोट देंगे वो प्राइम मिनिस्टर बनेगी तो आप क्यों उसकी हिमायत करेंगे? ये बता देंगे। क्वेश्चन कर दिया आपने, $1 मिलियन का क्वेश्चन, $1 मिलियन। बताएं जरा मरियम को किस क्राइटेरिया पे? मेरे भाई बात सुन लेना, मैं दोनों भाई अपने रजाई से मुंह तो निकाल लो, आवाज नहीं आ रही, रजाई पीछे करके मुंह निकाल के बात करो। मैं इन दोनों को वोट
इसलिए तो फिर आपका तल्लक क्या है? आपका तल्लक क्या है इस सियासत से, तो इस प्रोग्राम से? आपने किसी को वोट आपने नहीं देना, आप वोट आपका नहीं है, आपकी तो बात सुनता नहीं है। आप ऐसे ही मैं बेगानी शादी पे अब्दुल्ला बेगाना, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला भाई बेगानी सैयद साहब, ये होता है बेगानी शादी पे अब्दुल्ला बेगाना। ना आपने इमरान खान को वोट देना है, ना आपने नवाज शरीफ को वोट देना है, ना आपने बिलावल को वोट देना। मेरे भाई आपने करना क्या है, पहले आप अपनी हैसियत तो बताएं। 18 साल के भी हुए, इनका वोट नहीं चलेगा, ये भी अंडर एज है। किसका कह रहे हैं किसका नहीं चलेगा वोट? आप किसकी बात कर रहे हैं? देखिए बहस तकरार चले, जाफर साहब आप बताएं। ये तो उल्टा बात करने लगे। अब तो बात हो रही टॉपिक पे, उस पर बात नहीं कर रहे हैं। जी जी चौधरी साहब को तो छोड़ देना, उनकी बातों को तो हम गौर ही नहीं करते ना। जी चौधरी साहब आप बताएं जो मैंने सवाल पूछा है अभी आपसे। 9 मई करते हैं। आज ये बताएं कि आपने वोट किसको देना है, जाफरी साहब? जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। एक सेकंड चौधरी साहब। जी जाफरी साहब एक मिनट। जी बोलें। वोट पाकिस्तान के साथ जो मुखलस है ना, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, पाकिस्तान से, ये किसी पार्टी का या कोई लीडर नहीं, मेरा कोई लीडर नहीं है। मेरा लीडर मौला मुश्किल कुशा है और मौला नबी असलियत में आ गया ये। चले एक सेकंड एक कॉलर की बात ले लूं। जी सर बोलें, क्या कहेंगे? सवाल क्या है, मैं जरा हट गया था, बीच में मसरूफ हो गया, तो मुझे प्लीज सवाल बता दें। सवाल यही है कि नवाज शरीफ आना इक़्तिदार के अंदर तो क्या इंतकाम की सियासत करेंगे? बिलावल का कहना है तो पीटीआई और इमरान खान को कभी नहीं छोड़ेंगे, और जो हालात इस कदर हुए में हैं, तो आप बताइए कि वजीर आज़म नवाज शरीफ बनेंगे नहीं बनेंगे? आजाद उम्मीदवार जो खड़े हो रहे हैं इमरान खान के, तो वो कहाँ स्टैंड करते हैं, उनका फ्यूचर क्या है, मुस्तकबिल क्या है? ये सारे सवालात हैं जो मैं पूछ रही हूँ लोगों से। जी हाँ, तो इसके जवाब ये है कि देखिए, दिखाइए। अकॉर्डिंग टू जो पाकिस्तान का जायका क्या कहता है वो इम्पोर्टेंट है। जी जी हेलो, हाँ बोले, सुन रहे हैं सारे लोग। जी अच्छा, तो इस वक्त जो है बिलावल जितनी भी कोशिश कर ले वो कामयाब नहीं होंगे। उसकी वजह इमरान खान के साथ इत्तेहाद भी कर ले। अब जाहिर है कि वो, आप ये कह रहे हैं कि बिलावल जो है ना किसी सूरत भी चाहे कैंपिंग चला ले, कितना भी सियासी बयान दे दे, मगर कामयाब नहीं होंगे, नवाज शरीफ ही कामयाब होंगे। कामयाब नवाज शरीफ ही है। उसकी वजह एक और भी है कि पाकिस्तान के जायके में जो सितारा निर्देश है जिसका फौज से ताल्लुक वो इस वक्त पूरी तरह नवाज शरीफ के फेवर में। तो यानी कि नवाज शरीफ ही आएंगे वजीर आजम चौथी दफा? नवाज शरीफ ही आएंगे। चौधरी साहब की बात सही आ रही है। अच्छा, आप एग्री कर रहे हैं इस बात से? मैं तो शुरू से यही कह रहा हूँ, नवाज शरीफ वजीर आजम बनने आया है। एग्री कर जाते हैं, जिससे डरते हैं उससे एग्री कर जाते हैं। तो नवाज शरीफ चौथी दफा वजीर आजम बनेंगे। जो अभी मुल्क के हालात हैं, कोई मंशूर नहीं दिया, कोई कुछ नहीं दिया उन्होंने अभी तक। अभी जब सर्वे किया जा रहा है, देखें जब रोड शो किया जा रहा है तो रोड शो पे ये बात बताई जा रही है। मंशूर देना जरूरी नहीं होता है। पिछला इलेक्शन याद नहीं है कैसे जितवाया गया था। ऐलान कर दिया गया था कि आपको अगर एतराज है, आप हार गए, हमने ऐलान कर दिया फला पार्टी जीत गई तो आप जाइए कोर्ट में चले जाइए। 3 साल तक जो है कोई फैसला नहीं हुआ। ऐसा ही तो अभी ऐसे ही होगा कि जो अनाउंसमेंट हो जाएगी ये जीत गया वो जीत गया है, बात खत्म हो गई। और देखें पॉलिटिशियंस ने अपने आप को इस लायक छोड़ा ही नहीं है कि पाकिस्तान में फ्री और फेयर इलेक्शन कराए जाए। इनके करतूत इस किस्म के नहीं है, इनके
बातचीत तरफ नहीं जाएंगे। बातचीत के जरिए मसले मसाइल हल करने चाहिए। सबको मालूम है कि ये सियासी मसले हैं, तो इसको सियासत से हल करें। लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, अक्ल इस्तेमाल करें। वो देखिए ना, लड़ाई झगड़े की नौबत ही नहीं आएगी जी, लड़ाई झगड़े नहीं, वही मैं कह रहा हूँ। देखिए आज क्या किया इन लोगों ने, आज जेल में क्या किया है। आप जो जज फैसला करने आ रहे हैं, आप उनसे भी लड़ रहे हैं आप। देखिए ये सियासी सबको पता है। चौधरी साहब कितना आप झूठ बोलते हो यार, कितना झूठ बोलते हो। जज ने आज तक बोला है, सुन तो ले यार, सुन तो ले आप। जज ने यहाँ तक आज बोला है कि शाह महमूद कुरैशी साहब, जो भी आपके साथ नाइंसाफियां हुई हैं, हम आपका साथ देंगे, हम आपका साथ देंगे। और आप कह रहे हैं कि जज से बदतमीजी हुई है, इस्तग़फ़ार पढ़ लिया करें। जज से बदतमीजी हुई है, इमरान खान की बहनों के साथ बहनों ने भी बदतमीजी की है जज से। आप जो है, आप जो है ये जियो न्यूज अगर आपने देखी होगी, वहाँ अगर आता है आपका जियो न्यूज, तो उस पे देख लीजिए आप, उस पे क्लिप चले और लिखा हुआ आया है। आप लोगों को मालूमात नहीं है, यहाँ कुछ और चल रहा है भाई, आपके पास कुछ और न्यूज है। जियो न्यूज आपको क्लियर पिक्चर बहुत पहले भी बता चुका हूँ, 3-4 महीने पहले। फिर बोल रहा हूँ कि जो फौज जिसकी तरफ है बस वही आएगा, और फौज नवाज शरीफ की तरफ है। भाई मैंने इन लोगों को यही बात बोल रहा हूँ, नवाज शरीफ वजीर आज़म बनने आया है पाकिस्तान जी। नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ने नहीं आया है, वजीर आज़म बनने आया है। मगर नवाज शरीफ ने खुद कहा कि मैं वजीर आज़म बनने नहीं आया, मैं इलेक्शन लड़ने आया हूँ। आप बात सुने, नवाज शरीफ, चौधरी साहब, नवाज शरीफ ने कहा कि मैं वजीर आज़म बनने नहीं आया, इलेक्शन लड़ने आया हूँ, तो फिर क्या कहते हैं आप कह रहे हैं कि वजीर आज़म बनने आए? नवाज शरीफ खुद भी वजीर आज़म नहीं बनेगा, अगर उनकी बेटी बनेगी या उनके भाई बनेंगे, जो भी बनेगा। उसने कहा कि मैं वजीर आज़म बनने नहीं आया, मैं इलेक्शन लड़ने आया हूँ। जो भी तो अच्छा बता दें कि पंजाब में देखिए, पंजाब में मुस्लिम नून लीग की जो मुकाबला है वो पीपल्स पार्टी के साथ है। वहाँ पीटीआई तो कहीं स्टैंड नहीं कर रही है पंजाब के अंदर। तो आप बताएंगे कौन आएगी दोनों पार्टी में, तीर आएगा या शेर आएगा? बताइए। तीर को तो भूल जाए, तीर ने तो बहुत कोशिश कर ली, पीटीआई पे कब्जा कर लिया। आपके प्रोग्राम पे पीटीआई के लोग जो है मुखबिर हैं पीटीआई के, पीपल्स पार्टी के। तो पीपल्स पार्टी की बातें करते हैं कि मुआवजा कर ले पीपीपी से। अरे जिस पार्टी ने आपकी पार्टी को पूरा गर्क कर दिया, उससे मुआवजा करवाते हैं। जिस पार्टी ने आपको गर्क कर दिया, अंधेरे कुएं में डलवा दिया, पहले दिन से अदम एतमाद की तहरीक को लेके आए, आपकी प्राइम मिनिस्टर की गद्दी आपके सरबराह की इन्होंने खींची, आपकी पार्टी के खिलाफ जो है जितने केसेस में जो है इन्होंने आवाज उठाई, इन्होंने ये किया, और आपके चैनल पे बैठ के जो पीटीआई के बनते वो तारीफ करते, मुआवजा हो जाए पीपल्स पार्टी से, पीपल्स गिरावट आ जाए। अरे किस किस्म के जहन रखते हैं लोग। जो मार रहा है, जो खून कर रहा है, आपको पीठ पे खंजर मार रहा है, उन्हीं को कह रहे हैं कि आ जाए। जरा सी अक्ल समझ नहीं है। सारी पीटीआई में वही वाला हाल है। जिस जमाने में एक जमाने में एमकेएम का सुनते थे, सारे गद्दार मुखबिर घुसे हुए हैं। तो अब पीटीआई में तो मुखबिर और गद्दारों के अलावा तो कोई नजर ही नहीं आ रहा है मौजूदा सूरत हाल में। अच्छा एक सेकंड होल्ड करेगा जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? बस ठीक ठाक, आप बताएं। जी ठीक ठाक जी। कहूँ मैं कुछ? जी। अच्छा, तो चले आ जाते हैं इस बात पे कि अगर आपको याद हो तो कुछ अर्से तक पहले एक बयानिया था कि पीटीआई एक तरफ और 16 जमातें एक तरफ। ठीक है, यही बयानिया था ना जी। अब क्या बयानिया है? नून लीग एक तरफ और बाकी सारी पार्टियां दूसरी तरफ। जो टारगेट बिलावल भुट्टो को दिया गया था वो ये था कि आप ये बयानिया चेंज कर दें, जिससे उनको फायदा ये हुआ कि अब पीटीआई के चाहने वाले समझने लगे हैं कि यार ये तो मेरे मौकफ के करीब आ गया है। ठीक है, मगर एक्चुअली क्या हुआ है कि जो आपका फील्ड में अब जो बयानिया है कि भाई नून लीग एक तरफ है और बाकी जो है एक तरफ है। देखिए इवन नून लीग जो है आकर के कुछ कहती नहीं है पीपल्स पार्टी के बारे में, वो चुप बैठे हैं। ठीक है, बयानिया जो चेंज करवाना था वो बयानिया चेंज हो गया है, और ये कारनामा जानते पूछते जो है ये बिलावल भुट्टो ने अंजाम दिया है। उससे उनको दो फायदे हुए हैं। एक तो एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश पूरी हो गई कि बयानिया चेंज हो जाए जी, जो कि हो गया, और दूसरी ये हुई कि पीटीआई वाले ये समझने लगे कि ये तो हमारे हमदर्द हैं। ठीक है, एक तो छोटी बात करूंगा, मुझे कुछ पॉइंट्स कवर करना है। अब नवाज शरीफ इक़्तिदार में आए तो इंतकामी
जंग नवाज शरीफ के खिलाफ नहीं है, उसकी जंग है आर्मी के खिलाफ। तो नवाज शरीफ को कोई जरूरत ही नहीं कि उनके खिलाफ आर्मी को कोई इंतकामी कार्रवाई करें। अभी तक जो कुछ भी हो रहा है वो आपकी एस्टैब्लिशमेंट या आर्मी कर रही है, नवाज शरीफ तो नहीं कर रहे हैं ना। नवाज शरीफ ने पकड़ के थोड़ी जेल में डाला है इसको। तो नवाज शरीफ को ये काम करने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए कि ये काम आर्मी करती रहेगी जब तक इमरान खान अपने मौजूदा मौक़िफ़ पे कायम रहेंगे। ये काम तो आर्मी खुद ब खुद करती रहेगी, यानी कि उसको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है नून लीग को। ठीक है, ये तो होगी दूसरी बात। तीसरी बात ये आकर के आप देख लें कि जैसे जैसे अब खबरें आ रही हैं, आप जेल में देखें पिछले एक हफ्ते से इमरान खान के लोगों से लड़ने की, जेलर से लड़ने की, गालियां देने की, इसका मतलब ये है कि लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है। ये आदमी उसी वक्त करता है, लड़ता है अपने से छोटे लोगों से, वरना एक जेलर की क्या हैसियत है, और इमरान खान तो वज़ीर आज़म है मुल्क के, क्यों जाकर के वो लड़ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। अपने मुंह से वो कह चुके हैं कि मैं 19 माह से जेल के अंदर हूं और कोई मुझसे बात नहीं करता। आपने बात करने के काबिल छोड़ा ही नहीं है, तो कौन आपसे क्यों बात करेगा? ठीक है, अब आखिरी बात जो है मैं करना चाहूंगा वो ये कि जी आजाद उम्मीदवार जो है, अभी मैंने एक फलसफा किसी ने सुना आकर के, जी आजाद उम्मीदवार को चूंकि लेटर जारी कर दिया गया है, इस वजह से जब इलेक्शन होंगे तो वो पीटीआई के मेंबर तस्वुर किए जाएंगे। किस रूल से भाई? इस वक्त पीटीआई का कोई चेयरमैन नहीं है और पीटीआई ने उनको कोई टिकट जो है इशू नहीं किया है, इसलिए कि पीटीआई के पास अपना सिंबल ही नहीं है। अगर पीटीआई के पास अपना सिंबल ही नहीं है और उस सिंबल पर वो लड़ ही नहीं रहे हैं, तो एक्चुअली जब आपका उम्मीदवार होता है, आपके सिंबल पर लड़ता है और आपकी पार्टी का साथ नहीं देता है, दूसरी पार्टी में चला जाता है, तो जो जमात का सरबराह है वो जाकर के फिर कोर्ट में केस करता है कि भाई ये हमारे टिकट पे लड़ा है, इसने ये हमारी वजह से ये इलेक्शन जीता है और ये अब दूसरी पार्टी में चला गया है। तो ना टिकट आपका, ना सरबराह आपका, आप उसके खिलाफ मुकदमा कैसे करेंगे? और ये इलेक्शन कमीशन जो कि ऑलरेडी इतना हॉस्टाइल हुआ है आपके अगेंस्ट, ये क्यों आपके हक में फैसला करेगा? ठीक है, अगर हम भूल गए हैं कि किस तरह से जहांगीर तरीन ने 2018 के इलेक्शन में लोगों के गले में पट्टे पहना करके उसको ले गए दूसरी तरफ, ये अब क्यों नहीं मुमकिन है जबकि वो आजाद लड़ रहे हैं सारे के सारे। और उनमें से जो कामयाब होगा वो एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर कामयाब नहीं होगा। अगर वो कामयाब होगा इसका मतलब ये है कि एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी उसमें शामिल है, और जब एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी शामिल है तो उनको पट्टा पहना करके एस्टैब्लिशमेंट उसको जिस वक्त भी देखेगी कि अगर उन्होंने जिस पार्टी में की उनको भेजना है वो भेजेगी। जहां तक आ गई बात बिलावल भुट्टो की, बिलावल भुट्टो अपना काम कर रहे हैं ना। जरदारी साहब देखें चुप बैठे में कुछ नहीं कहते, बिलावल भुट्टो ये बात कर रहे हैं, उन्होंने पूरी की पूरी कहानी बदल दी है इलेक्शन की, जो कि मैं शुरू में एक्सप्लेन कर चुका था। आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दैट। ठीक है, तो बेसिकली ये गेम इज ओवर फॉर देम। अब वो कहते हैं कि ब्लूमबर्ग में ये हुआ, ब्लूमबर्ग ने कहा क्या है? ब्लूमबर्ग ने कहा ये है कि भाई जो नवाज शरीफ है उसके दौर में पाकिस्तान ने तरक्की की है, नवाज शरीफ इज बिजनेस फ्रेंडली और इमरान खान मकबूल होंगे, मगर ये कि वो जो है बिजनेस फ्रेंडली नहीं है, उनको अवाम में नहीं, उनको बिजनेस कम्युनिटी जो है बिजनेस पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं है वो। अब जो हम पहले बात करते रहे कि जी मकबूलियत और कबूलियत, करेक्ट? आप इसको भूल जाएं, आप मकबूलियत को भी भूल जाएं, आप कबूलियत को भी भूल जाएं, अब आप आ जाएं माकूलियत कि आदमी या पार्टी माकूल है या नहीं है। माकूल किन मायनों में है? माकूल इन मायनों में है कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी वापस आए उससे, इस मायने। तो आप जो आपकी एस्टैब्लिशमेंट आ रही है उसको इससे कोई मतलब नहीं कि कोई कितना मकबूल है, उसको इससे कोई मतलब नहीं कि किसकी कितनी कबूलियत है आवाम में। वो चाह रहे हैं कि माकूल लोग आए। देखे ना, उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला अपना चेंज किया है कि 2018 में जितनी उन्होंने ताकत लगा के नवाज शरीफ को निकाला था, किस मजबूरी में वो इसको लेकर के आ रहे हैं। अगर कोई ये बात आदमी समझ जाए तो उसको पता चल जाएगा कि वो कितने मजबूर हो गए। और मजबूर इसलिए हो गए कि पाकिस्तान का जो हाल किया था इमरान खान ने, और जो लोग देख रहे थे कि क्या होने जा रहा है, तो उन्होंने तो वो मौका भी नहीं दिया कि उनको 14 महीने और दे देते ताकि वो खुद निकल जाते। क्यों नहीं दिए 14 महीने? हम सब कहते हैं ना कि इतने नामकबूल थे कि वो 14 महीने और दे देते। 14 महीने अगर दे देते तो पाकिस्तान को डिफॉल्ट करा के ही निकलते। जब उनकी आखिरी हुकूमत चल रही थी तो
श्रीलंका बन जाएगा इमरान खान के जाने से और हुकूमत के जाने से। पाकिस्तान श्रीलंका बना नहीं। हाँ, महंगाई हुई है यकीनन, मगर हम जो है एक नाकाम रियासत नहीं बने हैं। तो अब टाइम है माकूलियत का, और माकूलियत आती है माकूल लोगों से। और इमरान खान मेरे ख्याल में जहनी मरीज हैं। उनमें माकूलियत नाम की कोई चीज नहीं है। माकूलियत का ये मतलब नहीं होता कि हर किसी को टक्करें मारते चले आप जाकर के। माकूलियत का मतलब होता है कि वक्त और हालात के हिसाब से आप अपने फैसले चेंज करें। खुद मरवाया, पार्टी को मरवाया, और उसके बाद वो उनसे खून लेने के चक्कर में। और ये अभी तो आके कह के गया है कि 8 मई को ये जो प्रोग्राम हो रहा है ये बना रही है नून लीग के जी, एक और 9 मई होगा। सर ये काम जो है अकॉर्डिंग टू द इंटेलिजेंस ये पीटीआई करने के लिए जा रही है। पीटीआई का 8 जो फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं उसमें प्लान ही ये है कि जाकर के फड्डा किया जाए। और एक दफा उन्होंने किया, एक तो वो करने नहीं देंगे मेरे ख्याल में। ये फैसले अभी 2 हफ्ते या 3 हफ्ते जो है इसमें ऐसे ऐसे फैसले आएंगे 9 मई के कि आप देखेंगे। और दूसरी बात है कि अगर करने गए तो एक दफा तो इतनी मार पड़ेगी कि आप 9 मई को भूल जाएंगे, 8 फरवरी के दिन। चलिए ठीक है जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। एक सेकंड। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अरे एक सेकंड, मेरे साथ पाकिस्तान से कॉलर जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो, इनको आवाज नहीं जा रही मेरी क्या? हेलो जी, बोले, आप बोले। मैं बात करूं जी, बात करें। हेलो जी जी बोले। अच्छा देखिए, पाकिस्तान में बहुत दफा मैंने ये बात की है कि सियासत और इंतखाबी सियासत जी, ये 2 अलग अलग चीजें हैं जी। और जैसे जैसे इलेक्शन का माहौल बनता जाएगा वैसे वैसे सियासत में तब्दीली भी आती जाएगी। सियासत में जज्बातियत नहीं होनी चाहिए। जब आप जज्बाती हो जाते हैं तो आपसे सियासत नहीं करते हैं जी, आप अपना नुकसान करते हैं। जी, जी। मैंने 6, 8, 10 प्रोग्राम पहले ये कहा था कि डिलिबरेटली पीपल्स पार्टी को पंजाब में आने के लिए जगह दी जा रही है। उस वक्त ये बात लोगों की समझ में नहीं आई थी, बहुत सारे लोगों की। उसकी वजह ये थी कि पीटीआई को हटाने के लिए और बयानिया बनाने के लिए, जैसा भी एक साहब ने कहा, ये बहुत जरूरी था कि इस इलेक्शन को पीपी वर्सेस नून लीग बनाया जाए। और उसको बनाने का तरीका यही था कि पीपल्स पार्टी को पंजाब में आने की जगह दी जाए। जब पीपल्स पार्टी पंजाब में आएगी तो नवाज शरीफ अपोजिशन उसका करेंगे, तो वो एक गेम बन जाएगा पीपल्स पार्टी वर्सेस नून लीग। और अवाम में ये चला जाएगा कि हमें पीपल्स पार्टी को वोट देना है या नून लीग को। तो पीडीआई के लिए और मुश्किलात हो जाएंगी। और ये बयानिया बहुत कामयाब हो गया। अभी बिलावल जो है लाहौर में भी जलसा कर चुके हैं, वो भलवाल में जलसा कर रहे हैं, ठीक है। और वो नून लीग अगेंस्ट, नून लीग की जो स्ट्रेटेजी है, लोग कह रहे थे कि नून लीग क्यों नहीं निकल रही जी। नून लीग ने बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजी बनाई है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना बयानिया जो बनाया है वो बनाया है कारकर्दगी, जो उन्होंने मार्ची में की जी। और जो उनका बयानिया है वो यही है कि हमने माजी में पाकिस्तान में और खास तौर पे पंजाब में हमने बहुत काम किए और वो अपने काम गिनवा रहे हैं। और मैंने आपको यही कहा था कि नून लीग कहीं भी नहीं जाएगी, उसका फोकस सिर्फ पंजाब होगा। और ये बात मैंने 6 महीने पहले कही थी, जिसमें मुझे गालियां भी पड़ी थी कि यही पंजाब की अवाम नून लीग को वोट दे रही होगी। सही है। तो जो आज इमरान खान के पीछे थे वो कल नवाज शरीफ के पीछे होंगे। ये बात मैंने 4-6 महीना पहले लोगों ने मुझे बड़ा बुरा भला कहा। देखिए, बात ये है कि नवाज शरीफ के पास गिनवाने के लिए बहुत कुछ है। हर शहर में पंजाब के, हर मोहल्ले में पंजाब के और पाकिस्तान में नवाज शरीफ ने काम किए हैं। उसके पास गिनवाने के लिए है कि मैंने ये पुल बनाया, मैंने ये करा, मैंने वो करा, मैंने, और उसका पूरा, और पंजाब में लोगों को पता भी है, उनके इलाकों में, उनके मोहल्लों में काम भी हुआ। तो वो बयानिया उनका सक्सेसफुल होगा। दूसरा ये कि उनको लगा, देखिए ये होती सियासत, उनको लगा बड़े जलसे में वो कामयाब नहीं हो पा रहे, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने फौरन से उसको तब्दील करके रैली की शक्ल में निकलने के, और आज उनकी रैली बड़ी ठीक ठाक है, दोनों बाप बेटे की। अब लोग कहते हैं, मैं किसी पे नहीं जा रहा कॉलर पे, लेकिन एक सवाल था कि मरियम नवाज को वोट क्यों दे। एक सवाल ये था। मैं अगर मरियम नवाज को वोट दूंगा तो मैं इसलिए दूंगा कि पाकिस्तान की 50% प्लस पॉपुलेशन जो है खवातीन की है,
और खवातीन होने के नाते एक अच्छा इक़दाम होगा पाकिस्तान में कि कोई पाकिस्तान में खातून किसी मुनासिब ओहदे पे या किसी पावरफुल ओहदे पे आएगी, क्योंकि पाकिस्तान में खवातीन के मसाइल बहुत ज्यादा हैं। जब बेनज़ीर आई थी तो उसमें काफी खवातीन के मसाइल को, तो आपको लग रहा है कि मरियम नवाज साहब आएंगी? आपको ये लग रहा है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आएंगी। लोगों ने वजह पूछी कि उसको वोट क्यों दूं, तो मैं उसकी एक वजह ये बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में खवातीन की पॉलिटिक्स में नुमाइंदगी वैसे ही कम है। तो अगर मरियम नवाज की अब कारकर्दगी पे भी मैं आ जाऊंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनके आने से खवातीन को पूरे पाकिस्तान में एक बूस्ट मिलेगा, जैसे बेनजीर के वक्त में मिला था। और पाकिस्तान की खवातीन की हालत को दुरुस्त करना बहुत जरूरी है अगर पाकिस्तान को आगे तरक्की करनी है, क्योंकि आप 50% पॉपुलेशन को इग्नोर नहीं कर सकते। अब सियासी कारकर्दगी पर आ जाए तो सियासी कारकर्दगी ये थी कि नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ के ना होते हुए भी उन्होंने पार्टी को कायम व दायम रखा और पाकिस्तान नून लीग को फंक्शनल रखा। और सबसे बड़ी बात नून लीग की ये है कि उनका एक आदमी भी इधर से उधर नहीं गया। आप ये देखिए कितना उनके ऊपर प्रॉब्लम नहीं आया, नून लीग के ऊपर बहुत प्रॉब्लम आए, लेकिन एक आदमी भी छोड़ के नहीं दिया गया। यही पीटीआई है, पूरी की पूरी पीटीआई खाली हो गई। आज भी मैं देख रहा था नारोवाल से शायद 4 पीटीआई के उम्मीदवारों ने दस्तबरदार हो गए। तो आई मीन टू से कि सियासत जो है वो जज्बातियत या ख्वाहिश पे नहीं चलती। सियासत में बड़ा कूल माइंड होके मुस्तकबिल की प्लानिंग करनी पड़ती है और दूसरी पार्टियों से मुज़ाकरात करने होते हैं, कोलिब्रेशन करना होता है, सियासी इत्तेहाद बनाने पड़ते हैं। चलें जी, तो ये कहना चाह रहा था मैं। थैंक यू सो मच। जी समीना बहन जी, सबसे पहले तो मैं इस बात को बहुत खुशाइन कहूंगा कि आज आपके प्रोग्राम में लखनऊ की उर्दू इस्तेमाल हुई, अंग्रेजी का एक वक्त इस्तेमाल नहीं किया, एक लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ। बड़ी खुशी की बात है ये, वरना तो इस प्रोग्राम में अंग्रेजी भी सिखाई जाती थी। फिर के 9 मई जो है वो, अच्छा एक सेकंड ये एक कॉलर है जी। हेलो जी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। जी सर। जी मेरा नाम सैयद हैदर है और मैं कनेटिकट से बोल रहा हूँ। जी सैयद हैदर साहब बोलिए। आप जो माशाल्लाह से प्रोग्राम करते हैं लाइव तकरार जी, तो उसमें ये कि मतलब बहुत से सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ कि बहुत सी चीजें जो है जो कि पीटीआई ने या इमरान खान ने जमाने में शुरू की थी, जैसे कि लोगों को रहने की जगह, खाने पीने के लिए जो सराय इन्होंने बनाई थी। तो आज मैं देख रहा था कि एक हादसा हुआ था वहाँ अपने कराची में, एयरपोर्ट बता रहे थे वो मुजफ्फर साहब, उनकी तकरीर बता रहे थे कि एयरपोर्ट के सामने एक कोई फ्लैट है, वहाँ 3 बच्चों को उस बेचारे ने मारा, फिर अपनी बीवी को मारा, फिर खुदकुशी कर दी। तो कम से कम वो जगहें तो खुली रहने देते, या जो जगह इमरान खान ने बनाई थी वो इमरान खान तो नहीं जाता रोज खाना खाने, कम से कम तो लोग बेचारे भूखे मर रहे हैं, उनको कम से कम खाने को तो मिल जाता, वो बेचारे अपने बच्चों को तो नहीं मारता। तो मैं कह रहा हूँ कि इस तरह की चीजें जो सही, जो इस तरह की जो चीजें थी उनको खुले रखते हैं, सही करें जी। हैदर भाई आपकी बात बिल्कुल आपकी बात सही है। आप इलेक्शन में तो अपने लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। हैदर भाई आप सुन तो लें, आप सवाल का जवाब बिल्कुल आपने राइट सही कहा कि वो गरीबों के लिए जो जगह बनाई थी वो तो ओपन रखते, कम से कम वो अपने फैमिली को तो ना खत्म करता भूख की वजह से। तो हैदर भाई उसका जवाब ये है मेरे भाई, अगर ये खत्म नहीं करेंगे तो ये नवाज शरीफ जो है किस तरह फरौनियत अपनी दिखाएंगे, आप ये बताएं ना। फरौन का अगर दौर आपको पता, यानी आपने पढ़ा होगा, यही तो दौर था कि गरीबों का रोटी पेट से छीन लो, उनसे निवाला निकाल लो, उनको यरगमाल बना के रखो। वही दौर है मेरे भाई। ये नवाज शरीफ का दौर जो है वो फरौन है, पाकिस्तान में फरौन। लेकिन मैं तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कि आपके तवज्जुह से अगर आप टीवी चैनल चला रहे हैं तो ये आवाज जो है ये आप उनके थोड़े से, मैं खिलाफ तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन उनको इस बात का नोटिस तो दिलाना चाहिए आप लोगों को। सही कह रहे हैं, ये नोटिस तो लेना चाहिए, ये आवाज तो पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल यार राइट, आपने सही कहा, मैसेज दिया। जी 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 सही कह रहे हैं आप, वो जगह तो जी
इस सिलसिले में कम से कम आपको आवाज तो उठानी चाहिए कि जो बेचारे गरीब मर रहे हैं जी जो भी अब नवाज शरीफ तो नहीं है वहाँ तो बिलावल भुट्टो है भुट्टो साहब जो है वो जो है मतलब कह रहे हैं कि मैं लोगों को घर बना के दूंगा और लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं वो, आप देखें ना, और 300 यूनिट बिजली फ्री कर रहे हैं जी। जो बिजली का बिल इतना महंगा आ रहा है, बिजली इतनी महंगी हो चुकी है, तो वो इतना बड़ा दावा कर रहे हैं, बड़ा वादा कर रहे हैं आवाम से, तो लोगों की तनख्वाहें डबल कर दूंगा वो। तो जो बेचारे वहाँ हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, जिनके पास थोड़े बहुत पैसे हैं, वही तुम पूरा कर दो यार, तुम डबल नहीं करो, सिंगल ही रहने दो कम से कम। लोगों को खाने पीने के लिए तो बोलो भाई हमने सराय बनाई है, जो बंदा कराची में क्या पूरे सिंध में कहीं भी भूखा हो हम उसको लेके जाएंगे, उसको खिलाएंगे। वो एक जफर है, जफर नाम है उस लड़के का ना, तो वो अक्सर ये काम करता है, गरीबों के लिए जाके करता है, ना वो किसी पार्टी से ताल्लुक है ना कुछ है। आप इतनी बड़ी पार्टी चला रहे हैं, पीपल्स पार्टी, लाखों आदमी जो है वो आपके काम करते हैं, सब करते हैं, वोट लेने के लिए तो फ्री बिरयानी भी खिला रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन ये गरीब आदमी जो बेचारा भूखा अपने बच्चों को भी मार रहा है, खुद भी मर रहा है, वो उसके लिए वो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आप अपने टीवी के तवस्सुल से कोई ना कोई आवाज तो उठाएं लोगों के खिलाफ के, यार ये तुमने काम जो है कम से कम तुम हुकूमत में आना चाहते हो और आवाम की खिदमत करना चाहते हो, खिदमत तो तुम कोई लफ्ज में खिदमत का कोई स्टेप तो तुम्हारी नजर आता नहीं है, तुम क्या स्टेप करना चाहते हो? खाली बातें ही बातें हैं, कुछ करके भी दिखाओ यार। मैं इमरान खान का दोबारा से नाम इसलिए नहीं लेना चाहता कि इमरान खान ने सराय बनाई, लोगों को फ्री, जिसको रात में सर्दी में आके अपने सो जाए लिहाफ भी मिलता था, और सुबह शावर भी मिलता था, नाश्ता भी मिलता था, प्लस ये कि उसने पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी बनाई, प्लस वो अलकायदा यूनिवर्सिटी जो बनाई उसने भी वहाँ पर अल कादिर के नाम से उसको उन्होंने पकड़ लिया कि यार तुमने ये पैसा चोरी कर लिया, ये कर लिया। जो अच्छे नेक काम कर रहा है उसको तो आप पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हो यार, और तुम कौम की खिदमत करना चाहते हो। खिदमत क्या कैसी है तुम्हारी? तुमने अपने बैंक की खिदमत करनी है या कौम की खिदमत करनी है? या उसमें अगर टीवी पर थोड़ी सी आवाज उठाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैं तो मतलब ये आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देखता हूँ, लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि ये कि लोगों के कोई फायदा हासिल नहीं हो रहा है, मतलब हुकूमत से। तो इसके लिए सिलसिले में तो बात करें आप इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जरूर जरूर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जरूर कोशिश, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। चौधरी साहब को मौका देना था मुझे, मगर चौधरी साहब ड्रॉप हो गए, उनकी लाइन काफी देर तक होल्ड पे रहे और ड्रॉप हो गए। अभी आके कॉल कर लें चौधरी साहब, मैं करूंगी जी। बोलें साजिद भाई। और ये मेरे साथ एक कॉलर है, इनको क्या मेरी आवाज नहीं आ रही? हेलो पाकिस्तान जी, हेलो जी, जी बोलें, हेलो जी 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 बोलें चौधरी साहब। चलें जाहिद भाई, और बोलें साजिद भाई। सर आप बोलेंगे कुछ जी? बोले जी, बात ये हो रही थी कि मरियम नवाज को बिल्कुल वोट देना चाहिए, क्योंकि औरतों की वो एक नुमाइंदा है। तो भाई मरियम नवाज, अगर औरतें जो हैं उससे क्या सीखेंगी? वीडियो बनाना सीखेंगी, ब्लैकमेलिंग सीखेंगी, इसके अलावा औरतें क्या सीखेंगी जी? अगर यही वोट अगर कितना अच्छा लगता है अगर कहा जाता है कि रासमीन राशिद को ये वोट दिया जाए कि जिसने सेहत कार्ड वगैरह सब बना के दिया, उसने एक डॉक्टर है, पढ़ी लिखी औरत है, पाकिस्तान की बहादुर औरत है, जो मुल्क छोड़ के नहीं भागी। तो और इस नवाज, वो जेल में बैठी है ना ज्यादातर जी, जेल में बैठी है ना वो जी। और नवाज शरीफ को इंशाल्लाह हरा के अगर वो नवाज शरीफ को लंदन भेज देती है तो इससे बड़ी कामयाबी पाकिस्तान के लिए क्या होगी? तो मेरी तो गुजारिश है, जितने भी लोग ये प्रोग्राम पाकिस्तान में देख रहे हैं, उस हल्के के लोगों से कि भाई रासमीन राशिद को कामयाब करो, नवाज शरीफ को घर भेजो। फिर देखें समीना बहन, बात दरअसल ये है कि जो बातें हो रही हैं कि जी ये क्या नाम है, आजाद उम्मीदवार जो हैं वो ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। देखें इमरान खान का नाम है, ये जो आपके अयाज मीर खड़े हुए हैं, जो आपको पता है एंकर भी हैं, तजियाकार भी हैं, अयाज मीर, तो वो जब हल्के में अपने गए कैंपेनिंग करने तो लोगों ने कहा कि हम आपको नहीं जानते हैं, हम ये जानते हैं कि आपको इमरान खान ने टिकट दिया है। तो क्योंकि लोग इमरान खान के नाम पे, जो भी आप देख लें, जिसकी भी सियासत आप उठा के देख लें, जो इमरान खान को छोड़ के गया उसकी सियासत दफन हो गई। अगर ये लोग भी छोड़ के चले जाते हैं फॉर एग्जाम्पल जीतने के बाद, तो इलेक्शन तो फिर भी होने हैं बाद में। क्या ये आखिरी इलेक्शन है पाकिस्तान की तारीख का? तो ये लोग इस वहमो गुमान में ना रहे कि लोग छोड़ के हो गई है ना। ये यास्मीन राशिद की
इससे तो बुशरा को खड़ा कर देता तो मेरा ख्याल है पूरा पाकिस्तान उसको वोट देता। उसकी हरकत ही ऐसी थी। यास्मीन राशिद जो है लीड कर रही थी 9 मई को जो अटैक हुआ था, तो जेल में बैठ के इलेक्शन लड़ रही है ना, और जो वो सड़के से खड़ी हो रही है जहाँ से नवाज शरीफ खड़े हैं। उनके रैकेट में ये बात आ गई है कि वो लीड कर रही थी, जो लोग हमला कर रहे थे वो उसको वहां क्यों गई थी वो। अच्छा तो क्या हुआ, सजाए मौत हो गई, उनको फांसी की सजा हो गई, उम्र कैद हो गई, क्या हुआ? वो तो कोर्ट क्या हुआ? करेगी फैसला। फैसला क्या आया? मतलब यार चौधरी साहब, मैंने कहा यार सच बोल दिया करो चौधरी साहब। आगे बरी हो गया, और कल को इनको सजा हो जाए यास्मीन राशिद को, कल को ये भी बरी हो जाएंगी। ये भैया ये क्यों हो जाएंगी? तो सजा हुई कब है? सजा हुई कब है? भाई हुई आपके जज साहब जो हैं पाकिस्तान में, और नहीं होना एक ही बात है भाई। चौधरी साहब जरा सुन तो ले, पाकिस्तान में वो इंसानी दहशतगर्द अदालत का एक ही जज है, मोहम्मद बशीर, दूसरा कोई जज ही नहीं है, कोई दूसरा जज पैदा ही नहीं हुआ कि जो केस लड़ सके, और वो जो है वो बीमार हो गए, अब 1 महीने की छुट्टी दे दी गई है। किसी भी पॉलिटिशियंस के लिए कोई सजा कोई अहमियत नहीं रखती। यास्मीन राशिद जो है वहाँ मौजूद थी, उस जी हेलो उसके साथ जिन्होंने अटैक किया था। तो जी वालेकुम सलाम, एक सेकंड इनकी बात हो जाए तो फिर मैं लेती हूँ। जी जी हेलो जी बोलिए जी, बात करें जी जी। मैं चौधरी साहब को सिर्फ जवाब देने लगा हूँ 1 मिनट का जी। यास्मीन राशिद पहुंची जरूर थी, ये चौधरी साहब मेरा जवाब सुन लें, रिकॉर्ड अपना दुरुस्त कर लें। यास्मीन राशिद वहाँ गई जरूर थी, लीड कर रही थी, लेकिन जब वो गेट पे पहुंची, जब उन्होंने सूरत देखी कि अंदर तोड़फोड़ पहले हो चुकी है, उन्होंने उनकी रिकॉर्ड दे लो, वीडियो देखो, उन्होंने अपने कारकुनों को कहा सारे वापस आ जाओ, बाहर आ जाओ, कोई अंदर ना जाए, ये ऑन रिकॉर्ड है। ये चौधरी साहब अपनी अपनी दोस्ती कर रहे हैं, आप इन्फॉर्मेशन गलत लेके टीवी पे लेके आते हैं। लेके आए, यास्मीन राशिद के अंदर जाके देख के आई थी, बाहर नजर आ था कि पहले बात सुन लिया करो फिर जवाब दिया करो, आपकी यही खराबी है, आपके लोग इसीलिए तंग हैं, आप बात सुनते नहीं हैं, आप बीच में इंटरफेयर शुरू कर देते हैं। बात सुन ले पहले, बात सुनने या जवाब दे रहे, बात सुनने या जवाब दे रहे। यही बात से आप यही तो आपको रखते हैं कि आप अपनी बात करें। अरे सुन ले 1 मिनट के लिए साजिद भाई, आप मेरी बात सुन ले, ये ऑन रिकॉर्ड बात है, उसकी वीडियो निकाल ले, वो गई है वहाँ पे, जुनून वहाँ गया है, उसने गेट पे जब हालात देखे हैं उसने लोगों को कहा है कि वापस आ जाओ, वो बाहर ही खड़ी हुई है, वो अंदर नहीं गई है, वो बंदे भी अपने उसने अंदर नहीं जाने दिए हैं, उसने अपने वर्कर अंदर नहीं जाने दिए हैं। आप जो है हमारे भाई हैं यार, हमें आपसे भी हमदर्दी है, आप अपनी पार्टी के हमदर्दी रखें। मैं पार्टी का नहीं हूँ, मैं पार्टी का नहीं हूँ, ये पार्टी का नहीं है, न्यूट्रल बात कर रहे हैं जी। मैं पार्टी का नहीं हूँ, मैं न्यूट्रल आदमी हूँ, लेकिन बात जो सही होगी मैं वो करूंगा। कोई यास्मीन राशिद जो है पहले देख लिया, अरे कि अंदर से चक्कर लगा के आ गई थी वो, कि अंदर तो बाबा अंदर नहीं गई, वो बाहर ही खड़ी रही है, वो अपनी गाड़ी के जीप के अंदर वो बाहर छत पे खड़ी रही है, वहाँ लोग कहते ही नहीं जाना, उसने किसी को अंदर नहीं जाने दिया, उसने कि नहीं जी जी बाहर आ जाओ, अपने वर्कर नहीं जाने दिए उसने। अगर कोई फिल्म बना देना इस पे, आपकी लेटेस्ट कहानी पे सुपर हिट हो जाएगी। ऐसी आपके पास तो यही अल्फाज है, और हकीकत तो आपने माने ही नहीं है। मैं बड़े अरसे से आपको सुनता रहता हूँ, आप जो है वो बहुत दूर की कूड़ी लेके आते हैं, बात सुनते नहीं है, बात समझते नहीं है, तो आप समझते कि मैं ही रस्तू हूँ, मेरी बात सच्ची है और किसी की बात सच्ची नहीं है। पेट्रोल पंप मारे जा रहे थे यार, क्या बात। और भाई तुम्हारे आदमी थे, जब सच्ची बात फिर यही है, तुम लोग के आदमी थे, अंदर पहले पहुंचे हुए थे, दरवाजा किसने खुलवाया था, दरवाजा किसने खुलवाया था, वो दरवाजा खोलने वाला कौन था, तो दरवाजे को धक्के दे रहा था, मेन डोर देखो कौन खुलवा रहा था, और मेन डोर खुलवाने से पहले बंदे अंदर चीजें तोड़ रहे थे, वो कौन थे? देखिए अभी पार्टी आ गई खुल के सामने, अभी तक तो इनकी पार्टी किसने बोला था कि हमने गमले भी नहीं छोड़े, किसने बोला था कि हमने गमले भी नहीं छोड़े, हमने बोला था खुल के आ गई थी, देखिए कौन लोग हैं ये, किसने बोला था कि हमने गमले भी नहीं छोड़े, आगे कहानियां कर रहे हैं। और भाई जब तुम्हें पता नहीं होता हकीकत का, बस ऐसे बातें आगे छोड़ देते हो, आगे शुरू हो जाते हो, कहानियां रखी बताएंगे, अखबारों की खबरें पढ़ते हो, टीवी की खबरें पढ़ के आ जाते हो, वो उस पर आगे तबसरे शुरू कर देते हो। रियलिटी का तुम लोग को पता नहीं है, रियलिटी क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है।
अपनी पार्टी से हमदर्दी रखे, मना नहीं कर। मैं हमदर्दी की मेरी कोई पार्टी नहीं है, मैंने पहले आपको कह दिया है, मेरी कोई पार्टी नहीं है। मेरा क्वेश्चन सीधा था, वो लिबर्टी मार्केट से वो सच आके बताने गए, जलूस यहाँ तक आया, उसने उसको किसी ने क्यों नहीं रोका? रास्ते में कितने थाने पड़ते हैं, किसी ने क्यों नहीं रोका उनको? वो जो जुलूस पूरा यहाँ क्यों आया? एजेंसी से पूछे ना, एजेंसी ने इस वजह से नहीं रोका जो बाद में बताया। एजेंसी इन्वॉल्व है इसमें, क्यों नहीं रोका उनको? और फायरिंग करते तो बहुत जाने चली जाती। आप बड़े साथ जब रोके हैं उनको वहाँ पे 18 मई को वहाँ पे इस्लामाबाद में जो मारे हैं उस वक्त में क्या था? जो इस्लामाबाद में मारे थे वहाँ पे क्या था? वहाँ पे बंदे नहीं मर रहे थे? राशद को लेके गए थे, फिर साथ ही लेके आ गए थे। ये जो बयान दे रहे हैं ना, ये यास्मीन राशद को लेके गए थे तो लेके वापस आ गए थे। यार जाफरी साहब इनको कुछ बताएं यार, ये बच्चों वाली बातें करते हैं। ये बच्चों वाली बात नहीं करते, मैं रियलिटी की बता रहा हूँ आपको भाई, ये रियलिटी है। वहाँ से लिबर्टी मार्केट से यहाँ तक ये कैसे पहुँचे? इतना सफर कैसे तय किया इन्होंने? कैंट में तो चिड़ी पर नहीं मार सकती, कैंट में तो चिड़िया पर नहीं मार सकती है, कैसे घुस गए वहाँ पे? भाई किस घुस के गए? कौन कह रहा था कि हमने कमरे में नहीं छोड़े? दहशतगर्द थे ना, इतने सारे दहशतगर्द थे, भूल गए वो तो। अब ओ भाई वहाँ तक कैसे आए? वहाँ तो सिंपल इनका सवाल ये है कि वहाँ तक कैसे पहुंचे? चुड़िया नहीं जा सकती तो वो कैसे चले गए? पैर से चल के गए, भाग के गए, दहशतगर्द थे। दहशतगर्द बता, आप कह रहे हैं पैर से चल के गए, भाग के गए, वो तो सवाल यही कर रहे हैं ना आपसे। भाग के क्या चले? अबे सिक्योरिटी कहाँ थी? किस तरह गए? सिक्योरिटी कहाँ थी? सिक्योरिटी किधर थी? बताओ चौधरी साहब, बताएंगे क्या कि आंखें खराब है क्या लोगों की? मोतिया हो गया आंख में क्या? अरे टीवी में देखा नहीं क्या कैसे गए थे? मैं वही बात कर रहा हूँ कि आप टीवी की और अखबारों की खबरें देते हैं, बाकी आपके पास कुछ नहीं पता रियलिटी क्या है। सवाल ये है कि वो लिबर्टी मार्केट से कैंट तक कैसे आए? कैसे आए? क्या भाग के आए? भाई ये क्वेश्चन है, ये जवाब है, भाग के आ गए। भाई वहाँ से कैसे आए? सिक्योरिटी कहाँ थी वहाँ पे? पुलिस कहाँ थी वहाँ पे? एजेंसियाँ कहाँ थी वहाँ पे? क्यों नहीं रोका उन लोगों को? उन लोगों को वही लिबर्टी में क्यों नहीं रोका? उन्होंने कहा कि इतने सारे दहशतगर्द हैं कि ज्यादा जानी नुकसान ना हो, इस वजह से। कहाँ पे जानी नुकसान यार? ये सारे दहशतगर्द हैं? क्या बात कर रहे हो यार? बच्चों वाली बात कर रहे हो? सारा मुल्क भी दहशतगर्द हो गया और उनको बाद में गिरफ्तार किया गया। सीधी बात ये है, यही सीधी बात है, गिरफ्तार तो उनको करना था। यही सीधी बात है जो आपने किया, ये प्लान किया हुआ था, ये प्लान किया हुआ था, इसीलिए उनको खुला छोड़ा था, तो जाओ वहाँ पे, ये प्लान था। वो कह रहे हैं कि प्लान के तहत सारा कुछ हुआ। आप इस बात को तस्लीम नहीं कर रहे चौधरी साहब। उन्होंने बताया कि प्लान था, सारा कुछ प्लान के तहत ये सब चीजें हुई। वो सीधी बात है, आप तस्लीम नहीं कर रहे हैं जी। एक बच्चे को तो पता रहेंगे, लेकिन नजर तो कुछ और आया ना, नजर तो कुछ और आ रहा है ना। पहले ये कहते हैं पार्टी नहीं है, फिर पार्टी की बात करते हैं। बनी हुई है, उसमें कितने जेलों में डाले हैं, वीडियो बनी हुई है बम फेंकते हुए, और कहेंगे मैं नहीं मानू, मैं तो नहीं फेंक रहा था बम। एक सेकंड होल्ड करें, जी। हेलो जी। जी वालेकुम सलाम जी। अच्छा, मैं काफी देर से प्रोग्राम देख रहा हूँ, दोनों साहब, चौधरी साहब और दूसरे जो साहब हैं, आपस में वैसे तकरार में लगे हुए। जो साहब कह रहे हैं ना कि वो पहले वो चलेंगी, तो वो वीडियो आपको भेज दें, तो आप चौधरी साहब को भेज दीजिएगा, ठीक है ना? तो फिर देखते हैं कि वो बात कह रहे हैं कि जी वो पहले चले गए थे और वो बाद में आई थी, ठीक है। लेकिन बनता तो ये वो आई क्यों थी वहां पे? एक सवाल मैंने कहा था भाई, आई क्यों थी? हमला कराने आई थी ना, ऑर्डर मिला था, जाओ कि हमला कराओ। चौधरी साहब, मैं ये नहीं कहता, मुझे नहीं पता, शायद उनको पता चला हो कि यहाँ पे हंगामा हो रहा है, तो शायद उसको खत्म करवाने आई हूँ। वो हमें कुछ भी कह सकते हैं, आपका अपना वो ओपिनियन है, मैं अपना ओपिनियन कह रहा हूँ। लेकिन वो तो कह रहे हैं ना, उसके बाद क्या हुआ? जासमीन राशि के बाद वहाँ क्या हुआ? लोगों ने घुस के हंगामा आई की ना, तो नहीं वो बात ठीक है, वो पहले हो चुका था। आप कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि पहले हो चुका था, जब यास्मीन राशिद पहुंची थी, उन्होंने अपने बंदों को वापस बुला लिया था कि वापस आ जाओ, पहले से सब चीजें टूटी हुई थी। उन्होंने वीडियो का हवाला दिया है, नदीम भाई उन्होंने वीडियो का हवाला दिया, आप उनको कहें वो वीडियो आपको भेजे, आप चौधरी साहब को भेजिए। बात तो सुन ले नदीम भाई, सलाम वालेकुम। नदीम भाई सलाम वालेकुम, जरा बात तो सुन ले। कैसे भाई, क्या हाल है? यार भाई अल्लाह का करम है नदीम भाई, आप तो माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी हैं, उनसे वो तो बेचारे बुढ़े हो गए हैं, उनसे तो मैं क्या बहस। आपने भी एक बात कही कि वो आई क्यों थी, तो मेरे भाई
सुने, मेरी नॉलेज में इजाफा करें। उस दिन मॉडल टाउन या उन लोगों के ऊपर उनकी उस पे एहतजाज हो रहा था वहां पे, जहाँ पे वो गई थी। क्या हो रहा था वो मॉडल टाउन में, क्या हो रहा था? मुझे नहीं पता इस बारे में। एहतजाज हो रहा था ना, ये उनसे आप इनसे पूछे ना, ये जो हमारे बुजुर्ग कॉलर हैं चौधरी साहब, क्योंकि इन्होंने सवाब इतने कमाए हैं, इन्होंने सवाब इतने कमाए कि अब ये गुनाह कमा रहे हैं, कि इनके सवाब इतने हो गए, ये चाह रहे हैं कि मैं जन्नत और दोज़ख के दरमियान में रहूं। समझे आप? कि ये आप सच इन्होंने बोलना छोड़ दिया है बिल्कुल, क्योंकि ये जवानी में बहुत सच बोल चुके हैं। अब ये हर बात को झूठ में लेके चले जाते हैं। देखिए, मैं तो प्रोग्राम में उस दिन सही तरीके से हिस्सा दूंगा, जिस दिन इलेक्शन हो जाएगा ना। अभी है ना नदीम साहब के पास अभी कुछ भी बात करने के लिए कुछ ऐसा खास है नहीं। वो कह रहे हैं जब इलेक्शन 8 फरवरी को हो जाएंगे, क्या होता है, 8 फरवरी के बाद ये आके बात करेंगे। ये बता दें कि क्या कह रहे हैं? भाई आपने ये बात कैसे कह दी सर, कि वो क्या कर रही थी? भाई एहतजाज हमारा जमहूरी मुल्क है पाकिस्तान, पासपोर्ट आपके पास नहीं है पाकिस्तान का। पता नहीं कि वो इसे एहतजाज के लिए की, क्योंकि जो वो जो रियलिटी नजर आ रही थी टीवी में, वो तो ऐसे ही लग रहा था कि वो शायद वहां पे गई थी इसको लीड करने। नहीं नदीम भाई, ऐसी वो यार एक माशाल्लाह डॉक्टर औरत है, पढ़ी लिखी औरत है, कोई मरियम की तरह थोड़ी है यार। वो कोई मरियम औरंगजेब या मरियम नवाज इनकी या उस्मा बुखारी इनकी तरह थोड़ी है, पढ़ी लिखी औरत है, काबिल औरत है यार। आप क्या बात कर रहे हैं नदीम भाई? चलो ठीक हो सकता बच जाएगी, लेकिन वो जो कह रहे थे कि हमने गमले भी नहीं छोड़े, वो कौन थे? सालन नहीं छोड़ा। हेलो अस्सलाम वालेकुम, एक सेकंड। हेलो अस्सलाम वालेकुम, बाद में बात करता हूँ जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम, एक मिनट बात कर लूं? जी कर लें जी। क्या भैया एक सेकंड। कि पाकिस्तान टूटा किसकी इंतकामी सियासत था, उसका नाम था जुल्फ़िकार अली भुट्टो। अगर वो बीच में ना आता तो शेख मुजीब को इख्तियार मिल जाता और पाकिस्तान ना टूटता। किस मुंह से नवासा होकर इंतकामी सियासत का जिक्र करता है? पहले अपने नाना के करतूत तो देख ले। मुफ्ती महमूद के साथ उसने क्या किया, वली खान के साथ उसने क्या किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो नहीं होता तो नवाज शरीफ बटन नहीं दबाता। अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो नहीं होता तो नवाज शरीफ का बटन ना दबाता। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, आप क्या जानो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के? यार आप पटवारी लोग हो, आप पटवारी आदमी हो, आपको क्या पता जुल्फ़िकार अली भुट्टो क्या है? पटवारी आदमी हो, आपको क्या पता जुल्फ़िकार अली भुट्टो क्या है? जुल्फ़िकार अली भुट्टो अगर नहीं होता तो आप बटन जो नवाज शरीफ ने बटन दबाया था ना आइटम बम का, वो आइटम बम नहीं होता पाकिस्तान में, जिसपे नवाज शरीफ ने बनाया आइटम बम। नवाज शरीफ ने बनाया आइटम बम। पटवारी आदमी हो, आपको क्या पता यार? इससे भी ज्यादा दफा उसके साथ मिला हुआ हूँ। आप बातें सही बोल रहे हैं। नाम क्या है आपका? नाम क्या है सर? आपका नाम क्या है? का नाम जानते हो? अरे ये वही आंटी है, ये वही आंटी है जो पहले भी आ चुकी है। नहीं, ये दूसरे नंबर से आए। क्या बात कर रहे हैं? रशीद और मैं पिंडी के सबसे पहले लड़के थे जो इसके पास जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ गए थे। मैं और परवेज रशीद एक स्कूल में पढ़ते थे। आपको क्या पता जुल्फ़िकार अली भुट्टो क्या था? मेरे सामने वज़ीर आज़म हाउस में उसने अपनी बीवी को जूते मारे थे, नुसरत भुट्टो को। खुदा का खौफ करो यार, खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ करो। क्यों ऐसी बकवास वाली बातें अपने मुंह से निकालते हो यार? क्यों ऐसी इस भगोड़े के चक्कर में तुम्हें भी कहीं लंदन ना जाना पड़ जाए मेरे भाई प्लेटें लगवाने के लिए? क्यों ऐसी बातें मुंह से निकालते हो? जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बात करते, जितना नुकसान जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को पहुंचाया है और पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने में सबसे ज्यादा जुल्म जो किया है वो तुम्हारे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया है। और आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। लगाने वाली ये पार्टी है और कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। ये देखो, लेकिन मैं कहता हूँ ना, ये मुखबिर मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। ज़ेबा रईसानी के सामने इसने नुसरत भुट्टो को डाइनिंग टेबल पर नीचे गिरा के मारा था कि तू
हुए थे, जो आप कह रहे हो कि मैं उसके साथ घूमता था, उसके जूते साफ करते थे जुल्फकार अली भुट्टो के। शर्म करो यार, शर्म करो कि दोनों इस दुनिया में नहीं है और झूठे इल्जाम लगा रहे हो। तुम्हारे को शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे को शर्म आनी चाहिए पटवारी, कि दोनों इस दुनिया में नहीं है और तुम ऐसे इल्जाम लगा रहे हो यार उनके ऊपर। वो पाकिस्तान का आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा रहेगा जुल्फकार अली भुट्टो। शर्म करो। वो मर गया है, समझ आई अमल, तो मैं क्या बताऊं। अफसर पकड़ वाले का नाम सुना हुआ है? मरा नहीं है, शहीद हुआ है। मरा नहीं है, शहीद हुआ है वो। शुरू के मरेगा तो नवाज शरीफ, मरेगा नवाज शरीफ, वो तो शहीद हुआ है। आया था तो इसको अफसर पका वाला अपनी गाड़ी में पिंडी एयरपोर्ट से लेकर गुजरात लेकर गया था मुस्तफा खान के साथ। तुम जानते हो उसमें मैं शामिल था गुजरात में। हाँ हाँ मुझे पता है, तुम गाड़ी साफ करते थे, जब गाड़ी पार्क होती थी तुम गाड़ी साफ करते थे, मैं देखता था तुम गाड़ी पे कपड़ा मारते थे, जब गाड़ी रुकती थी तो गाड़ी पे अंदाजा लगा लेगा साहब, चुप हो जाए, उनके पास बहस क्यों करें, वो अपन बयान लेके चले जाएंगे, उसके बाद बात कर लीजिएगा प्लीज। क्या बात वालेकुम सलाम। अच्छा, ये मैं कहना चाह रहा था कि नवाज शरीफ की आप पिछली हिस्ट्री देख लीजिए, तो इनमें वो तो है कि ये इंतकामी सियासत पहले तो करते रहे हैं, अब तो कह रहे हैं कि नहीं करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल करते रहे हैं पहले भी। तो अभी भी करेंगे या नहीं करेंगे? आपको लगता है कि बिलावल जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, उनका बयानिया क्या बनाया गया है या वो हकीकत का बयानिया है जो लेके आए हैं वो आजकल सियासी बयानिया है क्या? दाना डाला है पीटीआई वालों को, वो जो है ना अपना बिलावल की बात कह रहे हैं, उसको पता है कि पीटीआई इस वक्त जो है हॉट वाटर में है, मुश्किलात में है, तो उसने पीटीआई के जो वर्कर्स हैं उनको दाना डाला कि भाई आप मुझे अगर सपोर्ट करेंगे तो मैं इंतकामी सियासत नहीं करूंगा, आपको मैं रिलीफ दूंगा। वो तो एक, वरना तो उनका लाहौर में बिलावल का कोई तुक नहीं बनता, वहाँ पे इलेक्शन में वो कामयाब भी नहीं होगा और ना ही होने देना है लोगों ने उसको। पीपल्स पार्टी, तो यानी कि आपको लग रहा है कि मुस्लिम नून लीग ही आएगी, पंजाब से जीतेगी? पंजाब से मुस्लिम लीग नून भी नहीं जीतेगी, जिन्होंने जीतना है ना उनको आजाद है वो लोग, और ज्यादातर पीटीआई के जो है ना नॉमिनेटेड लोग वही जीतेंगे। अब उनकी फेट क्या होगी ये अल्लाह ही जानता है कि उनके साथ आगे क्या होगा, ये खुदा जानता है, अभी तक कुछ कह नहीं सकते। तो अब लोग ये भी कह रहे हैं कि वो हल्फ उठाएंगे और वो नहीं मुकरेंगे, वरना वहाँ नहीं वो तो मुमकिन ही नहीं है ना। मैंने अभी सवाल का जवाब दिया था ना इस बात पे कि अगर जो बड़ी बड़ी ताकतें आजाद उम्मीदवार जब जीतेंगे तो उनको ऑर्डर देंगे तो वहीं मिल जाएंगे, वहीं जाके ज्वाइन कर लेंगे। नहीं देखिए ना, 20 बंदे और जो थे पहले जब ये शुरू हुआ था काम, आपको याद होगा, ये नूर आलम और ये राजा रियाज एंड कंपनी, ये सारे लालच में पैसा सिंध में गए थे और जरदारी ने नोटों की बोरियां खोल दी थी और ये लोग सारे मुकर गए थे। और पाकिस्तान में लोटे तो आम है, चलते हैं। दूसरी बात है एस्टेब्लिशमेंट का दबाव, और आप ये भी देखो कि जो बहुत बड़े बड़े इसके टीयर 1 के जो इनके लीडर थे, जिनमें ये डार था और ये क्या नाम है। एक सेकंड सर, आप एक सेकंड सुने सर, आपकी बात आगे 1 मिनट के लिए चुप रहे जरा, 1 सेकंड जी सर। हेलो जी, हेलो, वालेकुम सलाम। एक सेकंड सर, एक सेकंड जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। 1 मिनट मैं आपसे लेती हूँ, इनका ले लूँ जी। हेलो, इन्होंने दोबारा कॉल किए, कट हो गई थी जी। ये घोटे के बारे में बहस में सुन रहा था जी, हम सऊदी अरब से बात कर रहे हैं। जी बोलिए। सऊदी अरब से जब भी मैंने आपको पहले भी यार किया था मगर आप बोले नहीं, मुझे लगा था कहीं और किसी कंट्री से बात कर रहे हैं, यानी कि सऊदी अरब से बात कर रहे हैं आप। जी बोले। मोबाइल साइड में रख दिया जी। तो ये भुट्टे के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हमारे सिंध ने भुट्टो ने क्या छोड़ा है, क्या किया है भुट्टो ने? 15 साल से भुट्टो का हुकूमत चल रहा है, तो सिंध हमारी नेता निजाम चल रहा है, लोगों तालीम का निजाम है, हमारे स्कूल में उधर जमींदारी निजाम चल रहा है भुट्टो ने। तो हमारे जो स्कूल मदरसे हैं, जो भी निजाम है उधर बड़े निजाम है, गाय बेच और जो जमींदारी निजाम है वो स्कूल में बंधा हुआ है। कोई निजाम सिंध में है भी नहीं। भुट्टो ने क्या किया है 15 साल में, सिंध में क्या छोड़ा है? भुट्टो जिंदा है, 8 मई तक भुट्टो जिंदा होगा, 8 मई के बाद फिर भुट्टो चला जाएगा। क्या किया है सिंध में भुट्टो ने? भुट्टो जिंदा है, भुट्टो जिंदा है।
पंजाब में निजाम अच्छा है। पंजाब में बस में गाड़ी में बैठे होते हैं, तो जब सिंध में गाड़ी दाखिल होगा, सीट वाला बंदा जब बस की छत में लगेगा तो फिर पता लगेगा हम आपकी सिंध में आ गए। जी जी जी। सिंध में निजाम है हमारी। तो ये बोल रहा है जैसे भुट्टो 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 तो भाई जिंदा है, 5 साल के बाद फिर जिंदा हो जाता है, 5 साल के बाद फिर सफल हो जाएगा। ये पुराने पीपले हैं, ये घुस गए पीडीआई में, पुराने पीपले हैं ये। सिंध में स्कूल की क्लासों में भैंसे पलती हैं भाई, उधर हमारे बड़े निजाम है, जिम्मेदारी निजाम है तुम्हारे में। आओ सिंध में देखो, उधर स्कूल में मदरसे में देखो ना, तो उधर भैंस बधी हुई है, गायें बधी हुई है, कोई निजाम नहीं है उधर, कोई तारीफ। बात वैसे वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसे कुछ 100% बात सही है। सुन तो नहीं चौधरी साहब, 1 मिनट के लिए सऊदी अरब से कॉल किए, बहुत मुश्किल से मिलती है सऊदी से कॉल, उनका नंबर वाकई डिफरेंट आ रहा है बिल्कुल, इसलिए सुन ले जी। नहीं तो मैं इतना बहस कर सकता आपके साथ, अच्छी तरह बहस करता, हरम के नजदीक हूँ मैं, तुम हरम में आओ देखो तो क्या बोलते हैं लोग, में बारे में क्या कर दुआएं मांगते हैं, हम हरम में काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी जी। देखिए सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है कि आप देखें कि दुनिया के हर कोने में आप लोग की आवाजें जा रही हैं, इस पे आप लोग फख्र करेंगे। सऊदी अरब में वो हरम में बंदा काम कर रहा है, उसने कॉल किए, मैं तो उसको जानती भी नहीं हूँ, उसने कॉल किया, 2 दफा कर चुके कॉल, पर इनकी कनेक्ट नहीं हो रही थी। लोग तवाफ करते हैं, रो रो के दुआ मांगते हैं, तो कब हमारे दिल से पीपल्स पार्टी से जान छूटेगी। जी जी जी। अभी भी हरम से, मैं हरम में काम कर रहा हूँ, हरम में होगी तो जो देखते हैं हरम में तवाफ करते हैं, तो यही दुआ मांगते रहते हैं, तो सिंध में हमारी पीपल्स पार्टी से कब जान छूटेगी। हाँ सही है, सऊदी अरब में तो बहुत सिंध के साइड के लोग गए हुए, वहाँ पे बेचारे अकामा भी नहीं है उनके पास, और वहाँ पे रह रहे हैं वो बगैर अकामा के, और बहुत मेहनतें कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। वो हरम की सफाई का काम जिम्मेदारी ले रखी है, बहुत पब्लिक गई हुई है, समझ लें पाकिस्तान में इस तरह सऊदी अरब में। चले भाई, कहीं नहीं जाएगा, मैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाना चाहती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ, साथ रहिएगा। Q Wireless and Computer अपने तमाम डिवाइसेस, फोन्स, आईपैड्स, टैबलेट्स, मैकबुक्स और लैपटॉप्स के रिपेयर्स और मरम्मत के लिए हमसे आज ही राब्ता कीजिए। हम क्वालिटी एक्सपर्टीज के साथ साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डायग्नोसिस भी देंगे और डेटा सिक्योरिटी की गारंटी भी। अपने मुफ्त कोड के लिए हमें आज ही कॉल करें 647-350-6606। अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। क्या आप एक नए शॉपिंग के शाहकार के लिए तैयार हैं? जल्द आने वाला है 2024 का रमजान एक्सपो आप ही के कनाडा में। 300 से ज्यादा बिजनेसेस, दीगर फैशन और क्राफ्ट्स के स्टॉल्स। आइए और अपने लोकल बिजनेसेस का हौसला बुलंद कीजिए। उसके अलावा वहां मौजूद होंगे कार्निवल एक्टिविटीज, राइड्स, मजे मजे के खाने, बिजनेस शोज, मौसीकी और डांस परफॉर्मेंसेस, यानी आपकी फैमिली के लिए भरपूर एंटरटेनमेंट। इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिएगा। रमजान एक्सपो 2024, जहां सकाफत और तिजारत का मेल होगा, आपकी खातिर व मदारात के लिए हम आपके मुंतजर रहेंगे। Popeyes has opened a brand new location in downtown Vancouver. Satisfy your craving for Cajun at this new location off West Georgia and Hamilton Street, where you'll find all your favorite Louisiana-inspired menu items. We sampled the unrivaled trio of sandwiches, the classic, the deluxe, and the blackened deluxe chicken sandwich, and all were delicious. All of the signature fried chicken is marinated for 12 hours, then hand-battered and breaded, served with Cajun fries and mac and cheese on the side. Plus, for a limited time, you can try Popeye's Crispy Chicken Wrap, available now until September 3rd. Check out the new Popeye's location at 700 Hamilton Street today. Who are you bringing with you? Tag them in the comments. This is the latest opening in BC for Popeyes, with more openings coming soon in both Alberta and BC by PLK Group. Love that chicken from Popeyes.
HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance, we also ship cars, Keller Transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advance Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट देख रहे हैं। हमारे साथ सौदे से एक साहब मौजूद हैं, उनसे बात कर रहे थे तो मैं ब्रेक पे चली गई थी। जी वहीं से कंटिन्यू करते हैं। जी जनाब, जी बोले। जी सर बोले। जी हेलो। जी मैं ये कह रहा था कि इनकी जो तारीख है ना जनाब नवाज शरीफ की, ये तो इंतकामी सियासत से भरी हुई है। बेनजीर के साथ इन्होंने लड़ाई की, इसाक खान के साथ इन्होंने लड़ाई की, एक वो CMC थे पहले जिनको इन्होंने सैक कर दिया था, उसने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाने का कहा था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उनको इन्होंने मतलब निकाला। फिर मुशर्रफ के साथ इनका फड्डा हुआ है जी। तो सारी इनकी आप पूरी देख लें और जो इन्होंने काम किए जिसके ऊपर ये इतरा रहे हैं वो दो काम थे। एक तो इन्होंने पहले दौर में कुछ सड़कें बनाई, ठीक है ना जी, ये जो मोटरवे जिनको कहते हैं उनमें भी किकबैक्स लिए। अच्छा, फिर दूसरा काम इन्होंने जिसपे ये फख्र करते हैं जी कि हमने लोड शेडिंग बहुत ज्यादा थी और वो खत्म की, तो उसमें भी IPP को लाए गए और उनके से भी किकबैक्स लेके इन्होंने महंगी बिजली पाकिस्तान को दी। अब ये हालात है कि लोग बिजली का बिल नहीं दे सकते। तो कोई काम ढंग का नहीं किया इन्होंने, लड़ाई की, पैसे बनाए और पैसों से फ्लैट बनाए। अभी तो ये एस्टेब्लिशमेंट की मजबूरी है कि कोई और बंदा उनको नजर नहीं आ रहा था, उन्होंने कहा शायद जी ये मकबूल है, तो इमरान खान को उन्होंने दबाना था क्योंकि वो सोना नॉन ग्रेटा यानी नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया एस्टेब्लिशमेंट ने और उसको दबा रहे हैं। और उसके अल्टरनेट के तौर पे इनको लाया गया रेड कारपेट दे के, आपके सामने सारे इनके मुकदमात वो सारे खत्म किए गए जी। ये मनी लॉन्ड्रिंग में ये इन्वॉल्व है और बत्ताखोरी में ये इन्वॉल्व है, किकबैक्स में ये इन्वॉल्व है। इनसे कुछ जो लोग अभी भी ये तवक्को रखते हैं कि नवाज शरीफ मुल्क को बदलेगा, भाई 35-30 साल में तो नहीं बदला, तो अब उसने क्या बदलना है? कौन सी ऐसी पार्टी है पाकिस्तान में जो इस काम में इन्वॉल्व नहीं है? एक नवाज शरीफ को कह के क्या मिलेगा? नवाज शरीफ मतलब है उसको क्यों लाया जा रहा है, मुसल्लत क्यों किया जा रहा है? मैं आपसे ये कह रहा हूँ के ऊपर छोड़ दो ना यार, जिसको चाहते हैं नहीं आवाम के ऊपर छोड़ रहे हैं तो आवाम के ऊपर ऐसा तो नहीं छोड़ा जाएगा ना। देखिए आवाम के ऊपर करो माशाल्लाह लगाओ, नहीं आवाम के ऊपर ऐसा नहीं छोड़ा जाएगा कि आप रियासत के ऊपर हमला करें और उनको छोड़ दिया जाए। रियासत के ऊपर कौन हमला कर रहा है? PTI ने कहा कि आप एक कमीशन, जुडिशियल कमीशन बना के उसकी इंक्वायरी करो। कहने से क्या होता है? PTI के कहने से थोड़ी होगा, कानून है उस हिसाब से कार्रवाई हो रही है ना। PTI के कहने से थोड़ी होगा। PTI ने ये कह दिया ये कर दो, नहीं यही हो सकता है ना, एक वकूआ हुआ है नाराज होने की बात नहीं है। एक मिनट सुन लो तुम, हमूदुर्रहमान कमीशन बना, बांग्लादेश टूटा था, आज तक उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई। उसके बाद वो जो क्या नाम है बाहर से आके अमेरिका ने जो उसको मारा, क्या नाम है वो ओसामा को, सुने ना यार मेरी बात तो सुन लो, उसके ऊपर कमीशन बना, आज तक रिपोर्ट नहीं आई। खुद ही कर लो यार बात, आप बात क्या हो रही थी, कहाँ चले गए हमूदुर्रहमान कमीशन? ये कह रहा हूँ कि कमीशन बनाए, उसका जुडिशियल कमीशन बना के दिखाए, ये एक ड्रामा था 9 मई, हर बंदे को पता है, जिसको एस्टेब्लिशमेंट फंसाना होता है उसको मुल्क के कानून के
आप घूम के वहाँ कभी उधर छलांग लगा लेते हो, कभी उस कोने पे छलांग लगा लेते हो। ओ भाई आप काम से भरी हुई, अब आगे आप देखें जो हिदायत दे जिसको भी दे, कोई नवाज शरीफ कोई शरीफ आदमी है? मैं कब कह रहा हूँ आपके कोई शरीफ आदमी है? मैं कब कहा आपको कि जरदारी शरीफ आदमी है? मैं ये कह रहा हूँ देखिए ये चोर डाकू हैं, सारे चोर डाकू हैं, मैं डेली बेसिस पे इनको चोर डाकू कहता हूँ, समझे? और जितनी सियासी पार्टियां हैं आप किसी को दूध का दूल्हा नहीं कह सकते। जो इन्होंने हरकत की है पीटीआई ने रियासती इदारों पे हमला करके, तो रियासत इनके कहने पे कोई काम नहीं करेगी, नहीं जी इसको ऐसा कर लीजिए, रियासत के अपने रूल रेगुलेशन है वो इसके हिसाब से करेगी। ये तो आप वही बात कह रहे हैं कि एक आदमी ने चोरी की और वो चोर कह दे कि इसको ऐसा कर लें, उसके बाद अमल करना शुरू हो जाए, और चोर को कह दे कि आप इलेक्शन लड़ या नहीं किया, किसने? रियासत ने खुद ही डिसाइड किया ना। अगर इनके कहने का मकसद है, सुने चौधरी साहब, इनके कहने का मकसद है कि रियासत ने खुद फैसला किया और हमला कराया, ये कहना चाह रहे हैं। कैसे चल रहा है ना भाई अभी फौजी देखिए फौजी अदालत में भी केस चल रहे हैं। देखिए फौजी अदालतें अब फैसला देना शुरू कर देंगी, केस चल रहा है, ये आपकी मर्जी से या किसी पार्टी से पूछ के नहीं किया जाएगा कि हम ये करेंगे। पाकिस्तान में हमेशा यही चलता है, एक पार्टी आती है वो दूसरी को बराबर करती है, तीसरी आती है वो अगले को डिफॉल्ट कर रही है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। इमरान खान की भी गवर्नमेंट आई थी, इन्होंने भी दूसरी पार्टियों को दबाया डिफरेंट तरीके से। सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया था कि सिविलियन के मुकदमे फौजी अदालतों में नहीं चलेंगे जी। फौजियों को तकलीफ उठी, उन्होंने कुछ इधर उधर से बयान दिला दिलू के और काजी फायजीसा से ये फिर मंजूर करा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर दिया ना, फैसला करने वाले फौजियों ने थोड़ी किया फैसला, भाई फौजियों ने फैसला नहीं किया भाई, चेयरमैन पे आ गए। सुनो ना इमरान खान जो है एक्सटेंशन क्यों दिया था फौजी को? इमरान खान ने एक्सटेंशन क्यों दी थी फौजी को? इमरान खान के ऊपर बैठ के इमरान खान क्यों आया था गवर्नमेंट को? नहीं देनी चाहिए थी ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इमरान खान को नहीं करनी चाहिए थी, इमरान खान ने सबसे बड़ी गलती की, मगर अब जो लोग दूसरे लोग कर रहे हैं वो भी बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और उसके बाद चौधरी साहब एक मिनट के समझने की कोशिश करें जो बात कर रहे हैं। अदरवाइज होता है फौज यूज करती है पॉलिटिशियंस को, पॉलिटिशियन नहीं ये बात नहीं है, पॉलिटिशियन यूज करते हैं पॉलिटिशियन यूज करते हैं फौज यूज करती है पॉलिटिशियंस को। देखिए इमरान खान साहब को मना कर देना चाहिए था कि एमपीएम की सीटें छीन के हमें नहीं दो, हमारी हुकूमत नहीं बनाओ। एमक्यूएम जीत गई है और उनकी सीटों का ऐलान किया गया कि पीटीआई जीत गई है। देखिए इमरान खान साहब को मना करना चाहिए था। आप चौधरी साहब इसका जवाब दे देंगे, रात के 12 बजे जो अदालतें खुलती हैं उसका जवाब है आपके पास? अरे आपको सवाल सुनने की तैयारी नहीं है। अपने लिए अच्छी है वर्दी है भाईजान, ये जो सारी कारागरी है ना इसके पीछे वर्दी है। आज आपको कभी पनपने नहीं तरक्की कर रहा है, वहाँ फौज करा रही है, आज करा रहे हैं या पॉलिटिशियन करा रहे हैं। आज आपको पूरी दुनिया से आप अगर आप मैं सर आपसे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करूँगा। चले अभी इनकी बात, चौधरी साहब चुप हो जाए, इनकी बात कंप्लीट हो जाए, मैं आपको लेती हूँ। तो गलत है तो गलत को मत चुनो, हमारी आवाम का फैसला है, आवाम ने जिसको चुना है। आपको याद होगा मैंने कल क्या कहा था कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग दल का ये चौधरी साहब क्या कह रहे थे, इमरान खान बहुत अच्छा आदमी है। मौका दे दे मुझे, ठीक है सारे दूध के धुले नहीं है तो फौज भी कौन सी दूध की धुली हुई है। आसमा जहांगीर ने कहा था, सुन ले रिकॉर्ड पे, उसने कहा कि जब आप फौजियों की करप्शन देखोगे ना तो आपको शायद मसलूम लगेंगे। आप पहले ये देखो अरबों में होते हैं, तमाम जनरल अरबों खरबों में होते हैं, सिर्फ हमारी फौज के ही होते हैं, किसी और फौज के नहीं हुए आज तक। अगर आप लाना चाहते सीधे मार्शल लगाए भाई, इलेक्शन का ड्रामा छोड़ो बस। क्यों आ जाते हैं फिर फौज के सहारे, क्यों आ जाते हैं सारे पॉलिटिशियन आते हैं, इसमें इमरान खान भी शामिल है। वो भी गलत इमरान खान भी इसमें शामिल है।
चले बोले, एक सेकंड सर, चुप रहे दोनों के दोनों। जरा महमूद साहब बोल रहे हैं। जी बोले महमूद भाई। एक बात ये है कि हमारे जो चौधरी साहब हैं ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। मैं बिल्कुल इनकी बात को समझता हूँ, लेकिन समझता हूँ ना इनकी बात का कोई सर है। अब आप फिर चौधरी साहब की बात पे करने लगे। भाई दूसरे लोगों की बात कर ले जैसा। ये आए दिन ही अपना बयान बदलते हैं, आए दिन ही, और हर 2 मिनट बाद अपनी पोजीशन बदलते हैं। और ये कर रहे होते हैं सर थर्ड लगा के। जैसे ये चौधरी साहब से सवाल ये है कि एमकेएम की जितनी सीटें छीनी गई थी इमरान खान को दी थी ना, इस दफा देख लेंगे कि एमकेएम कितनी सीटें जीतती है। पिछली दफा 7 सीटें थी उनकी, अब 7 से ज्यादा ले लेंगे ना तो चौधरी साहब फिर बात करना आगे। अच्छा, तो बाकी रही बात, चौधरी साहब को ये नहीं पता कि लिबर्टी चौक किधर है और वो 4 कमांडर हाउस किधर है। अगर ये चौधरी साहब बता दें ना मुझे, तो हम चौधरी साहब की हर बात मानने के लिए तैयार हैं। चौधरी साहब वही आदमी है, कभी कभार उधर जाते हैं। चौधरी साहब सालू की कमा बात का कोई ये घंटों से बहस कर रहे हैं, किस बात पे बहस कर रहे हैं, मुझे तो अभी तक यही समझ नहीं आई। ये आपने इनका पॉइंट क्या है? समझ में नहीं आती, हर आदमी के समझ में नहीं आती। वो साहब समीना बहन को मैंने बोल रहे थे वो साहब खान बहुत अच्छा बहुत सीधा आदमी है। आज आप देख रहे हैं एक सेकंड, 3 आदमी पीछे लग गए। जी हेलो जी। जी एक बात कर लूं जी सिर्फ। जी जी बोले। मैं चौधरी साहब को चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर एमक्यूएम में इस दफा 3 से ज्यादा सीटें ले जाए जो मर्जी कर लेना। मैक्सिमम इसको 2 सीटें मिलेंगी मैक्सिमम। ये कह रहे जी पीटीआई ने इसकी सीटें ले ली थी सारी। जी 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 क्या नहीं है, एमक्यूएम 2 सीटों से ज्यादा नहीं ले सकती। जाओ, मेरा रिकॉर्ड करो आज का बयान। वो कह रहे हैं कि एमकेएम सिर्फ 2 सीटें लेगी। मेरा बात का रिकॉर्ड कर लो। चलें जी चौधरी साहब आप बात बताएं। जी हेलो जी। आपका तो बिजनेस ठप हो जाएगा। बात करना चाहूंगा जी। देखें, ये जो बात हो रही है ना 9 मई की, इसमें इंडिविजुअल्स पे जाने के बजाय कि कौन था, किसने लीड किया, किसने लीड नहीं किया, इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल है कि लीडरशिप यहाँ पे दिखानी चाहिए थी। इमरान खान साहब ने सिर्फ एक काम करना था, जब उनसे सुप्रीम कोर्ट के अपने चीफ जस्टिस ने कहा कि आप इस वाकये की मजम्मत कर, अगर वो ये वाकये की मजम्मत कर देते तो ये पूरी बात डिफ्यूज हो जाती और इस्टेब्लिशमेंट के पास उनके खिलाफ कुछ नहीं रहता कि वो कर सकते। वो कहते थे कि ये मेरे लोग नहीं थे। यही तो वो कह रहे हैं कि मेरे लोग नहीं थे, ये इस्टेब्लिशमेंट ने कराया। तो यही बात तो उनको कहनी थी। देखिए, अगर आप याद करें कि जब बेनजीर भुट्टो की शहादत हुई थी और पूरे सिंध में और पूरे पाकिस्तान में आग लगनी शुरू हो गई थी, तो जरदारी ने, और जाहिर नुकसान किसका हुआ था? अब आप माने या माने, पीपल्स पार्टी का नुकसान हुआ था। मगर जरदारी ने आके क्या कहा कि पाकिस्तान खपे। मजम्मत की उन लोगों की जो कि जला रहे हैं, ये कहते हैं कि हाँ हमें मालूम है कि हमारा नुकसान हुआ है मगर हम पाकिस्तान के साथ हैं। एग्जैक्टली सेम सूरत हाल है, बिल्कुल डिफरेंट सूरत हाल नहीं, बल्कि उनका ज्यादा नुकसान हुआ है कि बेनजीर भुट्टो शहीद हो गई है। सर देखिए, इमरान खान को प्लीज लेट मी फिनिश, प्लीज गोलियां लगी, किसी ने उसकी बात मानी? लेट मी फिनिश माय पॉइंट, आई एम नॉट गोइंग टू आर्ग्यू विद यू। बात सुनिए, आप जो मर्जी कहते रहिए, लेकिन ये बताइए कि इमरान खान को गोलियां लगी, कुछ नहीं बताना है, किसी ने उसकी बात मानी? नहीं बताना है, मैंने इनको या तो चुप कराया या फिर मैंने इनका कोई जवाब नहीं देना है। चुप रहे वो है ना बात। लगी थी। चले चौधरी साहब 1 मिनट चौधरी साहब जी। मैं मुख्तसर की बात ये कर रहा हूँ कि जहाँ पे लीडरशिप दिखानी थी, देखे हम इंडिविजुअल के लिए रो रहे हैं कि यास्मीन वहाँ पे थी या नहीं थी राज। जी 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 140 फौज का कहना ये है कि 140 दावा कर दिया मैंने पूरे पाकिस्तान में, ठीक है। उसमें करना क्या था? आज सिर्फ एक जुमला कहना था जो कि आपके हमदर्द चीफ जस्टिस आपको बता रहे हैं कि भाई ये कह दें, इसकी मजम्मत कर दें, मगर आपने नहीं की। और एग्जैक्टली वही सूरत हाल जो मैंने आपको, जब जरदारी साहब ने की, फौज नहीं चाहती थी कि पीपल्स पार्टी को हुकूमत दे। जब वो इलेक्शन हो रहे थे 2008 के, नहीं चाहती थी, मगर वो मजबूर हो गए, कुछ नहीं कर सके पीपल्स पार्टी को, जरदारी सदर बन गया। तो ये यानी कि
हमला कराया। आपका एक जुमला कहना था कि हम इसकी मजम्मत करते हैं, ठीक है, और आपने ये भी नहीं कहना था कि फौज के इदारों पे हमला हुआ है। आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान के इदारों पे हमला हुआ है, इस वजह से हम इसकी मजम्मत करते हैं, हम पाकिस्तान के इदारों पे हमला करने के हक में नहीं है। इतना जुमला कहना था। इसके लिए अक्ल की जरूरत होती है। अभी ये बोल रहे हैं 9 मई बात करने दे। बात ये है कि चले सर, हो गया आपका, अब इनको बात करने दें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो आप उनको गद्दार कह देंगे? आप अगर कोई आदमी मजम्मत ना करे तो उसको मुजरम करार दे देते हैं। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये कहाँ का इंसाफ है? जमायत इस्लामी के अमीर ने आज तक, आपको याद है मुनव्वर हसन का प्रोग्राम का इंटरव्यू, उसने कभी उनकी मजम्मत नहीं की। उन्होंने कहा जी हमें ये फैसला करना पड़ेगा कि इनमें शहीद कौन है और मरा हुआ कौन है। तो आप फौज का मरा हुआ उसको शहीद कहें कि ना कहें? तो इसका मतलब पाकिस्तान में जितनी दहशत गर्दी हुई थी जमात इस्लामी पे लगा देंगे आप? ये क्या मंतक है आपका? आके चीख के आप बात करके चले जाते हैं। ये क्या मंतक है कि अगर उसने मजम्मत की तो लाजा उसी को मुजरम करा दें? ये क्या हो सकता है? ये किस किस्म का इंसाफ है? जी हेलो जी। जो आदमी कहे कि हमने गमले भी नहीं छोड़े तो वो दहशतगर्द नहीं। जी हेलो हेलो जी हेलो 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 सही कह रहे हैं जाफरी साहब। जी जी हेलो, हाँ बोले जी, बोले जी जी। चौधरी साहब बोले, क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि दहशतगर्द को दहशतगर्द भी ना कहें, ये लोग ये चाहते हैं। तो मैं आपका ओपिनियन यहीं से बाद में लूंगी। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ, साथ रहिएगा। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज और मैं हूं इरम चौधरी। बढ़ेंगे खबरों की तफसीलात की जानब। क्या इसराइल के नजदीक तमाम फलस्तीनियों को कत्ल या बेदखल कर देना ही वाहिद हल है? यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह ने फलस्तीन के 2 रियासती हल पर इसरार करते हुए इसराइल को खबरदार किया कि गजा में फौज और ताकत के इस्तेमाल से मामला हल नहीं किया जा सकता। आलमी खबरसा इदारे के मुताबिक यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की आज़ाद फलस्तीनी रियासत के मुतालबे को मुस्तरद करने की मजम्मत करते हुए कहा कि इसराइल से फलस्तीन के तनाज़े को 2 रियासतों के क़याम के जरिए हल करवाने के लिए 2 टोक बातचीत का वक्त आ गया है। जोसेफ बोरेल ने 2 रियासती हल पर जोर देते हुए मजीद कहा कि अगर नेतन्याहू के नजदीक ये हल नहीं तो फिर उनके ज़हन में दूसरा कौन सा हल है? क्या तमाम फलस्तीनियों को वहाँ से निकाल देना या उनको मार देना ही इसराइल के नजदीक हल है? यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल ने ये भी कहा कि यूनियन के वज़रा ने एक जामे नुक्ता नजर के साथ फलस्तीन में पायदार अमन के क़याम के लिए हिकमत अमली तलाश करने की कोशिश की है। इमरान खान और सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल में तल्ख जुमलों का तबादला। बानीचे में पीटीआई इमरान खान और सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। साइफर केस की समाअत खत्म होने पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म और बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे थे तो सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल असद बड़ाइश ने बात करने से रोक दिया, जिस पर इमरान खान गुस्से में आ गए। इमरान खान ने कहा कि ये ओपन कोर्ट है, मुझे कोई मीडिया से बात करने से नहीं रोक सकता। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल ने कहा कि मीडिया यहाँ कोर्ट प्रोसीडिंग की कवरेज के लिए आता है, सियासी गुफ्तगू सुनने के लिए नहीं, जिस पर इमरान खान ने कहा कि मुझे हाई कोर्ट ने मीडिया से बात करने की इजाज़त दे रखी है, मैं मीडिया से बात करूंगा, कोई मुझे नहीं रोक सकता। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल ने कहा कि अदालत ने अगर आपको मीडिया से बात की इजाज़त दी है तो मुझे तहरीरी ऑर्डर दिखा दे, मैं कल जज से इस बारे में बात करूंगा। 5000 DIG प्रिजन रावलपिंडी रीजनल कम्युनिटी सेंटर पहुंचे। इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों को बाहर जाने की हिदायत की गई। मुखालिफिन को बद्दुआ नहीं देना चाहती जो भुगत रहे हैं आमाल का नतीजा है मरियम नवाज। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा कि आज जो भुगत रहे हैं उन्हें कोई बद्दुआ नहीं देना चाहती। मासेहरा जलसे से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि जो लोग मिलियन ट्री सुनामी का नारा लगाकर आए वो पहले से लगे हुए दरख्तों की लकड़ी भी बेचकर चलते बने। खैबर पख्तूनख्वा कोई तजुर्बागार नहीं कि आए, तजुर्बा किया और चल दिए। मरियम नवाज ने कहा कि मुझे अफसोस है कि उस इंसान ने आपका भला नहीं सोचा। पेशावर मेट्रो बस चलती कम और जलती ज्यादा है,
जो 10 साल खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत करके गए तो वो कोई एक अस्पताल, कोई स्कूल, कोई मेट्रो बस दिखा दें जो यहाँ के लोगों के लिए बनाई हो। उनका कहना था कि नवाज शरीफ के बदतरीन मुखालिफिन से सियासी मुखालिफ नहीं थे बल्कि ज़ातियात पर उतरते थे। क्या ये खैबर पख्तूनख्वा का कल्चर है कि जलसों में ख़वातीन पर आवाज़ें कसो? आज वो जो भुगत रही हैं, मैं उन्हें कोई बद्दुआ नहीं देना चाहती, लेकिन आमाल इंसान को बहुत दूर तक छोड़ कर आते हैं, सारी ज़िंदगी कब्र तक पीछा करते हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया जानती है नवाज शरीफ मासेहरा और हज़ारा से मोहब्बत करते हैं। नवाज शरीफ की मासेहरा से मोहब्बत का सबूत है कि उन्होंने कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर को आपकी खिदमत के लिए वक्त कर दिया है। अगर नवाज शरीफ को निकाल दे तो मुल्क में खंडरात के सिवा कुछ नहीं बचेगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह मुकर्रर। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी पीसीबी में मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह मुकर्रर कर दिए गए। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी को ज़का अशरफ की जगह पीसीबी गवर्निंग बोर्ड के लिए भी नामजद कर दिया गया। ज़का अशरफ का इस्तीफा मंजूर करके मोहसिन नकवी को पीसीबी के पैटर्न वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने नामजद किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इंतखाबात 2 हफ्तों में करवाने का भी फैसला किया गया। मोहसिन नकवी की तकर्री का नोटिफिकेशन आज जारी हो सकता है। नामजद मैनेजमेंट कमेटी सरबराह मेंबर गवर्निंग बोर्ड मोहसिन नकवी ने जिम्मेदारियां मिलने की तस्दीक कर दी। उनका मौक़िफ़ है कि वो मुल्की क्रिकेट दुरुस्त सिमत में लाने की कोशिश करेंगे। 19 जनवरी को पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। ज़का अशरफ ने बतौर चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी और मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के ओहदे से इस्तीफा दिया था। आर्मी चीफ की चीन के नायब वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात, दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख़याल। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात दोनों ममालिक के अवाम के लिए इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली की मुश्तरका फहम पर कायम है। ISPR के मुताबिक अवामी जमहूरिया चीन के नायब वज़ीर ख़ारजा चेन वेडुंग ने GHQ में जनरल सैयद आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात की और बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा दिफाई ताउन को मज़ीद बढ़ाने के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। चीनी नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान और चीन तमाम मौसमी तस्वीराती शराकतदार है। अलावा से चीनी वज़ीर ख़ारजा ने इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ किया। CPEC मंसूबों के लिए सिक्योरिटी इंतजामात पर चीन ने इत्मीनान का इज़हार किया। आर्मी चीफ ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात दोनों ममालिक के अवाम के लिए इलाक़ाई अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली की मुश्तरका सोच पर कायम है। साइफर केस में शाह महमूद और प्रोसिक्यूटर में तल्ख कलामी, जज की मुदाखलत। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने अडालत जेल में साइफर केस की समाअत कल तक की मुलतवी कर दी। साबिक सेक्रेटरी दाखिला समेत 4 गवाहान के बयानात कलमबंद हुए। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्फुन्नैन ने साइफर केस की समाअत की। बानी PTI को अदालत में पेश किया गया। दौरान समाअत साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद, साबिक सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम, असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबाद समेत 4 गवाहों ने अपने बयानात कलमबंद करवाए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि साबिक सेक्रेटरी खारजा दयानतदार आदमी हैं, एहतराम करता हूँ। मैं जानता हूँ प्रोसिक्यूटर क्या करने की कोशिश कर रही हैं। अगर आपको ऐसे ही करना है तो लिखा हुआ फैसला लाएं और सुना दें। प्रोसिक्यूशन का गवाह के बयान के दौरान मुदाखलत का कोई हक नहीं। प्रोसिक्यूटर गवाह को लुकमे देने से गुरेज करे। आवाज न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। Q Wireless and Computer अपने तमाम डिवाइसेस, फोन्स, iPads, टैबलेट्स, मैकबुक्स और लैपटॉप्स के रिपेयर्स और मरम्मत के लिए हमसे आज ही राब्ता कीजिए। हम क्वालिटी एक्सपर्टीज के साथ साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डायग्नोसिस भी देंगे और डेटा सिक्योरिटी की गारंटी भी। अपने मुफ्त कोड के लिए हमें आज ही कॉल करें 647-350-6606। जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट में देख रहे हैं। बात कर रहे थे, शायद चौधरी साहब भी बात करते, मैं कह साजिद भाई बात करते। जी साजिद भाई, क्या कहेंगे आप? देखें, बात वही दरअसल आ जाती है कि लोग बातें जो लोग कर रहे हैं कि आजाद उम्मीदवार का क्या होगा, आजाद उम्मीदवार का। आजाद
उम्मीदवार पीटीआई के साथ ही रहेगा। मगर आजाद उम्मीदवार पीटीआई के साथ ही रहेगा, मगर ज्यादातर सुनने में ये आ रहा है कि जो आजाद उम्मीदवार जीत जाता है उसके लिए बहुत बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जो बड़ी बड़ी कुव्वतें बड़ी बड़ी ताकतें चाहेंगी जिस पार्टी में भेजना, तो आजाद उम्मीदवार को वहां जाना ही पड़ेगा। ये सवाल है, आप बता दें क्या करेगा फिर। अगर नहीं भी सपोर्ट करते, देखिए पैसे पे टिकट मिल रहा है पीटीआई में भी, ऑफर हुई ना करोड़ों की, जिसको ऑफर हुई ना करोड़ों की कि आप 2-4 करोड़ या 10 करोड़ ले लेते इधर आ जाते, उन्होंने चला जाना है। ये किस लिए आते हैं इलेक्शन में? भाई ये बिजनेस है। देखिए बिलावल ने तो बोला था ना, साहब बोला, फैसल वाडा ने तो बोला था ना कल के, मैंने आपके सामने तो मेंशन की थी ये बात। उसने कहा मंडी लगी हुई है, जो इस मंडी में वोट की जो मंडी लगाई हुई है, जो इस मंडी में करोड़ों रुपया लगाएगा और उस पर अरबों रुपया कमाएगा, तो वो जरूर लगाएगा और वो ही आगे बढ़ेगा। उसने ये कहा अपॉर्चुनिटीज है पाकिस्तान में, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है। हल्फ उठाते रहे, हर जलसे में इमरान हल्फ उठाता रहा कि मुझे तो नहीं छोड़ोगे, मुझे तो नहीं छोड़ोगे, तो छोड़िए लोग। तो आप भी हल्फ उठा रहे हैं कि भाई आप अगर जीत गए तो हमें तो नहीं छोड़ेंगे, तो उन्होंने छोड़, वो तो बाकायदा हल्फ लेने कुरान उठा के ले जा रहा है कि जी चलो पीटीआई के आजाद उम्मीदवार की तरह लड़ रहे हो। तो मगर अब देखो ना, जिस तरह एक कॉलर ने आके कहा कि 8 फरवरी के बाद देखा जाएगा। इलेक्शन में तो बहुत कम टाइम रह गया ना, आपने देखा। मगर मैंने आज देखा था, जो मैं आपको बता रही हूँ, कि पंजाब जहां से नवाज शरीफ साहब खड़े हो रहे हैं और जहां से यास्मीन राशिद साहबा खड़ी हो रही, तो वहां पे जब अवाम का राय ली गई, तो ज्यादातर अवाम मुसलसल कही थी पीटीआई को वोट देंगे, पीटीआई को। भाई वहां के नई जनरेशन, नए लड़के खड़े थे, तो उन्होंने कहा कि आप किसको वोट देंगे? उन्होंने कहा जी हम तो पीटीआई को देंगे। आप किसके लिए खड़े हो रहे हैं हल्के से? तो उन्होंने कहा जी इमरान खान के लिए खड़े हो रहे हैं, हम इमरान खान के लिए खड़े हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा वफादारी करेंगे। आपको पता है कि निशान क्या है? निशान तक नहीं पता लोगों को, उनका निशान क्या है, इंतखाबी निशान। उसके बाद कहेंगे वो तो पता चल जाएगा। अब अंदाजा लगाएंगे कितना कंफ्यूज है। सवालात करने वाले एंकर ने यही कहा कि आपको निशान भी नहीं पता, तो फिर आप कैसे है? तो उन्होंने कहा आजाद उम्मीदवार की तरह खड़े हो रहे हैं। एक ही हल्के में 4-4 पीटीआई वाले आ गए तो किसको वोट मिलेगा? यही सवाल है। एक हल्के से, पिंडी के हल्के से 4 उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, क्या कहते हैं, पीटीआई के। कह रही हैं मंडियां लगेंगी। जब वो इमरान खान के 13 या 14 पीपल तोड़े गए थे, 20-20 करोड़ तो उनको दे दिया गया था जी। अब तो अरबों में बातें जाएंगी। ना ये बात तो सही कह रहे हैं। जिधर मर्जी चले जाओ, चौधरी साहब बात करने थे प्लीज। तो मेरा तो सारा कंसंट्रेशन है ना, जो वो एमक्यूएम पे है कि एमक्यूएम कितनी सीटें जीतती है। अभी किसी ने कहा कि वो 2 सीटें जीतेगी, एमक्यूएम सिर्फ 2 सीटें जीतेगी, अभी कह के गए वो चौधरी साहब। आपको बोल के गएंगे 2 सीटें जीतेगी एमक्यूएम। निशान वो मुक्का वहां नहीं रहा, अब उन्होंने जोड़ दिया हुआ है, वो पावर नहीं रही वहाँ, मुक्का भी खत्म हो गया हुआ है, वो चौक भी खत्म हो गया। आप कह रहे हैं मुस्तफा कमाल कभी नहीं जीतेगा, जबकि मुस्तफा कमाल के तो बड़े बड़े दावे चल रहे हैं मीडिया पर। मुझे तो नहीं पता, ये लोग कराची में रहे हुए, इन लोगों को ज्यादा पता होगा। एमकेएम के करीब भी हैं ये लोग, लंदन में इनकी मीटिंगें भी हो रही हैं। आप बता दें क्या जगह ले सकेगी? जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आप बता दें कि एमकेएम सिर्फ 2 सीटें लेगी। अभी एक कॉलर बता के गए कि एमकेएम सिर्फ 2 सीटें लेगी। मेरा सवाल आपसे, आप बताएं कितनी सीटें लेगी एमकेएम? इनकी कद्दर थी, चौधरी साहब काफी नहीं थे क्या? नहीं, आप चुप हो जाएं, इनकी तो बहुत जरूरत थी। जी बताएं, एमकेएम कितनी सीटें लेगी? कौमी असेंबली में एक भी सीट नहीं ले सकती है। अब उन्होंने तो 2 कहा था, आपने कहा एक भी नहीं लेगी। मुस्तफा कमाल इतने बड़े बड़े दावे कर रहा है, वादे कर रहा है, तो क्या एमकेएम जो है पीपल्स पार्टी की जगह ले पाएगी, नहीं ले पाएगी? दावे और वो करने कलाता है, हकीकत ये है कि वो कौमी असेंबली की एक भी सीट नहीं ले सकते। और आप देखिएगा उनको सैकड़ों में वोट मिलेंगे, शायद कहीं कुछ हजार मिल जाए, 2, 4, 5 हजार। किसको? पीपल्स पार्टी को सैकड़ों में वोट मिलेंगे, ये कह रहे हैं? नहीं, एमकेएम को। हाँ, और जो है सूबाई में शायद वो 1 या 2, मैक्सिमम 2 सीट जो साहब कह रहे थे ना, तो शायद मैं कह रहा हूँ वो भी ना, इन लोगों का उठना बैठना ये बता रहे हैं उसी हिसाब से। देखे बात ये है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। दावे तो मैं भी कर दूंगा, वजीर आला सिंध बन जाऊंगा, दावे करने से थोड़ी कुछ होता है। हकीकत क्या है, अवाम कहाँ है? उनका भी आपने जलसा देखा, पूरा पंडाल खाली पड़ा था। कराची में भी इन्होंने 2 दिन पहले जलसा करा था। वो जलसा जो है वो 4 काउंसलर भी नहीं जिता सकता। ये देखें, अब बात मैं करूंगा फिर लोग उछल के आ जाएंगे। बात ये हकीकत है कि कराची की अवाम जो है ना,
वो अभी भी अल्ताफ के पीछे है। अगर अल्ताफ, यार आप तो मिर्च लगा रहे हैं यार, आप मिर्च लगा रहे हैं लोगों को। देखो भाई, मैं बात करता हूँ हकीकत। अभी मैं मुस्लिम लीग की बात कर रहा था ना, वो हकीकत है। जो हकीकत है, ग्राउंड रियलिटी है। अगर वो उसके उम्मीदवार आ गए इलेक्शन में तो वही जीतेंगे, वो सारी सीट जीत जाएंगे। 22 में से 17-16 जीत जाएंगे वो। और पीटीआई 1-2 पीटीआई जीत जाए, वो भी हल्के हैं जहाँ से पीटीआई जीतेगी। और पीपल्स पार्टी के 3 हल्के हैं। पीपल्स पार्टी ने 3 हल्के से जीतना ही जीतना है, चाहे आप कुछ भी कर लें। कराची के 3 हल्के में पीपल्स पार्टी, कौमी की बात कर रहा हूँ मैं। बाकी अगर कराची में इलेक्शन होंगे तो महमूद साहब की पार्टी का मुक्का लहराएगा, मुक्का चौक पे। आपको आज अपनी डोज दी है, अब आप अच्छे से ना दिल के डॉक्टर का इंतजाम करें। देखें, इन तमाम चीजों का फायदा जो है ना हकीकत में, वो होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद सबके से ज्यादा कराची में सीटें ले जाए। कुछ हल्के उनके अपने हल्के हैं, बहुत मजबूत हल्के हैं। अगर आप उसको लसानियत बेस्ड हल्के कह लें, आप उनको जो भी कहना है कह लें आप, लेकिन वो 5-6 सीटें तो उनके पास अभी सर आप सही कह रहे हैं, वो उनके हाथ में, उनके लेकिन कराची से तो ये खबर है वहाँ तो गाने चल रहे हैं, मजलूमों का साथी अल्ताफ हुसैन के गाने बहुत चल रहे हैं। देखें, मैं वही कह रहा हूँ, अगर वहाँ पे मगर एक बात सुने सैयद साहब, आपने भी देखा होगा कि जो सर्वे किया जा रहा है, जो एंकर जाके बाहर है ना पंजाब के साइड पे लोगों की आवाम की राय ले रहे हैं, तो वो ज्यादातर कह रहे हैं कि जी पीटीआई को देंगे वोट, आजाद उम्मीदवार जो खड़े हो रहे हैं, तो वो उसका क्या है? आप इलेक्शन पाकिस्तान में हो रहे हैं ना जी, आप पूरे पाकिस्तान का तज्जिया जब करते हैं जी, कौमी असेंबली की बात जी 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 लाहौर की 14 सीटें हैं। 14 सीटों में तो हो सकता है 8 सीटें पीटीआई जीत जाए, ठीक है। इसी तरह फैसलाबाद की अगर 6 सीटें हो सकता है पीटीआई 4 जीत जाए वहां से। तो शहरों की सियासत बहुत मुख्तलिफ है जी, और छोटे शहर और गांव और देहात की सियासत जो है बहुत मुख्तलिफ है। खासतौर पे पंजाब में बरादरी बेस सियासत है। वहाँ पे जो बरादरियां बड़ी हैं, जो आपके आस्थाने बड़े हैं, जो वडेरे बड़े हैं, जो चौधरी बड़े हैं, उनका बहुत असर रसूख होता है। वही लोग जीतते हैं। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए 76 साल की, सही ना। अब ये देखें, लाहौर में मुकाबला होगा पीटीआई का, बिल्कुल होगा। पिंडी में भी होगा, फैसलाबाद में भी होगा, और शायद इस्लामाबाद में हो जाए। अगर पीटीआई के ना ये आजाद उम्मीदवार जीतते हैं तो फिर बताए ना कि किसी को साथ एडजस्टमेंट करवाएंगे ये बड़ी बड़ी कुव्वत है या नहीं? जरूरी नहीं है कि आप किसी के साथ, अगर आपके 46 मेंबर होते हैं कौमी असेंबली में ऑल टुगेदर, आपके पास 50 मेंबर, 45-46 मेंबर है, तो आप अपना ग्रुप बना सकते हैं। शायद मुझे इतना अभी इस बारे में इल्म नहीं है, लेकिन जहां तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है, आजाद उम्मीदवार की एक मखसूस तादाद है 46 से, शायद कोई साहब वगैरह आके बताने ज्यादा, तो वो कहता है कि अगर वो 46 प्लस अगर सीट है तो वो अपना ग्रुप बना सकते हैं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, मैं आज फिर कहता हूँ, पीटीआई जो उसके पास मजबूत उम्मीदवार और मजबूत हल्के हैं वहां भरपूर फोकस करें। पूरे पाकिस्तान, देखिए, सियासत को सियासी लिहाज से लड़ना है आपने। अगर आपने ख्वाहिशों का इजहार करना है और ख्वाहिशों की बुनियाद पे जाना है और जज्बात में जाना है, तो आप, अगर मैं 35 सीटें कहता था तो वो शायद 35 भी ना हो। और असेंबली में 10 सीटें भी बहुत होती हैं। वो बेनजीर भुट्टो ने साबित करा था कि जब उसके पास 8 सीटें थी। जब आप कौमी असेंबली में होते हैं ना, आपके पास अगर 20 सीटें भी हैं पीटीआई की, तो पीटीआई जिंदा रहे। अच्छा, अभी जो एक कॉलर ने कहा कि ना इलेक्शन के वक्त तक इमरान खान को बाहर ले आया जाएगा, तो आपके पास ये नहीं होता, भूल जाए ये बात, भूल जाए ये बात। ख्वाहिश तो ठीक है, उस आपकी तो कभी कोई बात पूरी हुई नहीं ना। ख्वाहिश हो सकती है, उनकी ख्वाहिश हो सकती है, मगर हकीकत नहीं है। पुलाव है वो पुलाव, यानी कि आप क्या कह रहे हैं, ख्वाहिश हो सकती है, ख्वाब हो सकता है, मगर हकीकत नहीं हो सकती। देखें, बात ये है, हकीकत में है ना, हकीकत उनके पास जितने केस हैं उनकी तारीखें देख लें आप, वो कहाँ पे जाके ठहर रही हैं। क्या कोई ऐसी खाली तारीखें ऐसी हैं कि वो 8 फरवरी से पहले ठहर जाए आके और जमानत हो जाए उनकी? उनके पास जो मेजर केसेस हैं उनकी तारीखें आगे जा रही है। जो अभी एक साहब कह रहे थे ना, जो उनको केस को नहीं चला देते, और वो इलेक्शन के बाद क्यों रखा है उन्होंने?
आप समझ रही हैं इस बात को? जी। जो उनका केस है उसकी तारीख इलेक्शन के बाद तय हुई है। अगर इलेक्शन से पहले वो तारीख तय हो जाती, हो सकता है उसमें उनको जमानत मिल जाती, तो उनको बाहर आने के चांस बन जाता। ये बात समझने के, जज्बात से कुछ नहीं होता, अकल से काम चलाना पड़ता है। तो उन्होंने केसेस को इस तरह से तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख और ऐसी रखी। उन्होंने एक केस उन्होंने इलेक्शन के बाद रख दिया। अब वो केस ही इलेक्शन के बाद जब सुना जाएगा तो आप मुझे बताएं वो बाहर कैसे आ सकते हैं? सेंस नहीं मेक करता है ना। तो भाई आपने बड़ी अच्छी बात की है, अकल से काम करना चाहिए, लेकिन पीटीआई वालों के पास अकल है ही नहीं, तो क्या करेंगे? नहीं, ये जो आप जिन पीटीआई वालों को समझते हैं, ये 3-4, ये तो इनको तो मैं पीटीआई का समझता ही नहीं हूँ भाई। ये तो पीपल्स पार्टी के इसलिए कि पहले मुस्लिम नून लीग में थे, फिर इसके बाद पीपल्स पार्टी, फिर पीटीआई में थे, फिर पीपल्स पार्टी में थे। सुने, ये इनकी मोहब्बत अपनी जगह, मगर ये सही तर्जुमानी नहीं कर पाते हैं पीटीआई की, जो उनको करना चाहिए। ये जज्बात में आ जाते हैं, ये जज्बात में अपने लीडर से बहुत प्यार करते हैं, उसके खातिर पता नहीं क्या क्या बोलना शुरू कर देते। बिल्कुल आपका हक है, आप अपने लीडर से प्यार करें, उनकी मोहब्बत करें, लेकिन आप बात जब देखें, आपके मुखातिब होते हैं 4 मिलियन लोग। आपके मुखातिब चौधरी साहब, ये सैयद साहब नहीं होते, बिल्कुल सही कहा, जैदी साहब नहीं होते, ये सब कुछ नहीं होता है। आपके साथ 4 मिलियन लोग देख रहे होते हैं। आज आप देखें कि कहां से लोगों की कॉल नहीं आई, कितनी दूर से लोग देख रहे थे। हरम में बैठे हुए सऊदी अरब से कॉल आ गई, मैं तो खुद सरप्राइज थी, और उसने बहुत मुश्किल से उनकी कॉल मिली है। 2-3 दफा ये कॉल आ रही, नंबर आ रही। चले जी, बहुत तमाम कॉलर का बहुत शुक्रिया। कल जल्दी से ज्वाइन किया करें, प्रोग्राम के अंदर शामिल हुआ करें। इतनी देर में आते हैं, फिर आपका मैसेज अधूरा रह जाता है। जाते जाते यही कहेंगे, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जिंदगी रही, इंशाल्लाह कल फिर नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।